हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपने इससे पुरानी वाली वीडियो जो है वो कंप्लीट कर ली होगी और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस वीक के क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पर आंसर हमें दे देंगे, ठीक है। क्योंकि इनको कराने में थोड़ा टाइम चला जाता है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसे पढ़कर यहाँ पर वाइंड अप करें, ठीक है। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं। अपने पास पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा वाला आता है यहाँ पे, अपॉइंटमेंट और पर्सन्स इन न्यूज। इसके साथ जो जो स्टैटिक ऐड होगा वो हम यहाँ पर साथ में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर किससे रिलेटेड आता है अपने पास, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में और क्लियर करते हैं जो जो इसके साथ स्टैटिक हम ऐड कर सकते होंगे वो भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, कहता है बच्चे चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं किसके, तो आप गौर करेंगे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के। गौर करना बच्चे, किसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, तो आप गौर करेंगे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, ये एक आप ऐसा कह सकते हैं एक बहुत बड़ी बॉडी है, आप इसे ऐसा कह सकते हैं। ये बहुत बड़ी बॉडी है जिसका एक्चुअली में काम क्या है, जिसका एक्चुअली में काम है किस चीज पर नजर बना के रखना। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक तो बच्चा रेगुलेट करना, किस चीज को रेगुलेट करना, जितने भी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है इनको क्या करना, इनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, तो आप याद रखेंगे ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड करता है, ठीक है। दूसरी बात, ये प्लस किसके ऊपर फोकस रखता है बेटा, जितने भी इन पावर प्लांट्स में क्या होते हैं बच्चा, यहाँ पर अपने पास सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनको भी संभालने का काम कौन करता है, तो आप याद रखेंगे ये बॉडी काम करती है। बॉडी का नाम है एटॉमिक एनर्जी अपने पास रेगुलेटरी बोर्ड, नाम से आधा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना है बेटा ये किसके तहत बनी थी, तो गौर करेंगे ये बॉडी बनी है हमारे पास एटॉमिक एनर्जी एक्ट। गौर करना, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास एटॉमिक एनर्जी एक्ट। और गौर करो बेटा, यूरेनियम इन सब चीजों का यूज किया जाता है जो कि एनवायरमेंट के लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो गौर करना, इसी के साथ एक और एक्ट आ जाएगा जिसका नाम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा आ जाता है बच्चे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब का है, 1986 का है। ये हम इसके साथ यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। अब गौर करते हैं, ये तो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा यहाँ पर कि जब भी हम इस बॉडी की बात करते हैं तो ये बॉडी क्या काम करती है बच्चा, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड सारी चीजों को रेगुलेट करने का काम करती है। प्लस किसके ऊपर इसकी नजर रहती है, उससे रिलेटेड जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं। मतलब मान लो अगर किसी भी प्रकार की एटॉमिक एनर्जी का यूज भारत में किया जा रहा है तो उस पर पूरी नजर रखने का काम कौन करता है बच्चे, AERB करती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है किस एक्ट के अंदर बनी थी, तो एक्ट का नाम हो जाएगा एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। और गौर करने वाली बात है क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूरेनियम इन सब चीजों का यूज किया जाता है तो खतरा और किसको रहता है, तो खतरा और किसे रहता है, एनवायरमेंट को। तो इसीलिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी इसके अंदर आता है। और कब का है बच्चे, तो आप याद रखेंगे 1986 का है, ठीक है। अब गौर करो क्या कहता है ARB को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कब, तो आप गौर रखेंगे यहाँ पर 15 नवंबर 1983। और कौन थे उस समय हमारे प्रेसिडेंट, तो आप याद रखेंगे ज्ञानी जैल सिंह। जब भी ज्ञानी जैल सिंह का नाम आता है तो एक क्वेश्चन हमें हमेशा यहाँ पर सीखना है और उनका ज्ञानी जैल सिंह का एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये कि ये इंडिया के फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट है। तो ये तो आप पहला पॉइंट इनके साथ नोट कर सकते हैं कि ये कौन आते हैं अपने पास, तो ये इंडिया के फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट आते हैं, याद रखना है। और दूसरी बात, ये पहले पर्सन हैं जिन्होंने किस वीटो का यूज करा था, तो पॉकेट वीटो पावर। ये आप कहां पर जाकर पढ़ते हैं, पॉलिटी के अंदर जाकर आप पढ़ते हैं। जब बिल में कोई बिल के लिए मतलब कोई भी बिल जब आता है आपके पास तो आप उस बिल का आंसर नहीं देते हैं और उस बिल को क्या कर लेते हैं, अपने पास संभाल कर रख लेते हैं, तो उसे क्या कह देते हैं हम यहाँ पर, पॉकेट वीटो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अगला कहता है इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर हमें देखने को मिलता है, तो गौर करेंगे मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो आप पूछेंगे आपने अभी बोला कि भाई इसका भी, तो और किसका, उसके बारे में बताऊंगी। बस पहले ये बातें समझो, ये समझने वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं इसके बाद न्यूज में, ठीक है। तो न्यूज क्या कहती है बच्चे, जो अपॉइंटमेंट
जो अपॉइंटमेंट कमेटी है कैबिनेट की, जिसे कौन हेड करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने एक साइंटिस्ट को अपॉइंट करा है जिनका नाम क्या है, AK बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, तो याद रखेंगे AK बाला सुब्रमण्यम, जो कि चेयरमैन बने हैं अब इस बॉडी के। और गौर रखना बच्चे, ये कितने सालों के लिए यहाँ पर काम करेंगे अभी, या कितने सालों तक अपनी ड्यूटी को यहाँ पर देंगे, तो आप याद रखेंगे 3 सालों तक, अगले 3 साल यही इस बॉडी को यहाँ पर संभालेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके साथ का स्टैटिक और क्या क्या ऐड हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बॉडी का नाम लिया था, उस बॉडी का नाम आपके पास आता है बच्चे बार्क। क्या नाम आता है इसका, बार्क। और जब भी हम बार्क की बात करते हैं तो बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक, गौर रखना है आपने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो इसका नाम क्या आ जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका नाम आपके पास निकल कर आता है। ठीक है, जब भी हम बार्क की बात करते हैं बेटा तो आप याद रखेंगे बार्क कब बना था, तो आप आंसर याद रखेंगे 3 जनवरी 1954 को बना था। और इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे कहाँ पर आता है अपने पास, मुंबई। और मुंबई कहाँ पर आता है, महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब गौर करो यहाँ पर किसके नाम पर है ये बॉडी, गौर करो बच्चा। बार्क एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी बॉडी हो गई, तो गौर करने वाली बात है कि बार्क किसके नाम पर बना है या कौन थे ये भाभा। तो उनका पूरा नाम है होमी जहांगीर भाभा। क्या नाम आता है इनका, होमी जहांगीर भाभा के नाम से इनको हम जानते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। और जब भी हम होमी जहांगीर भाभा की बात करते हैं, इनको किस और क्या निकनेम दिया जाता है, तो गौर रखना, इन्हें हम फादर ऑफ क्या कहते हैं, फादर ऑफ एटॉमिक रिसर्च इन इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको हम, फादर ऑफ एटॉमिक रिसर्च इन इंडिया। तो इंडिया में अगर कभी किसकी शुरुआत हुई होगी, न्यूक्लियर पावर वगैरह की शुरुआत हुई होगी, तो वो शुरुआत करने वाले कौन थे, होमी जहांगीर भाभा। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, अब गौर करना बेटा, मतलब ऐसा हुआ था इनके साथ कि एक फ्लाइट पे जा रहे थे, फ्रांस में जाकर इनकी फ्लाइट जो है वो क्रैश हो जाती है। मतलब एयर इंडिया की फ्लाइट थी, वो क्रैश हो गई थी। और कब हुई थी बेटा, तो 1966 में। ठीक है, और अगर जो बच्चे हमारे साथ पहले से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उनको याद होगा कि मैंने इसके साथ एक क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है कि 1966 के बाद ही हमारे पास एक बॉडी भी बनेगी। बॉडी का नाम क्या था, रॉ का फुल फॉर्म आएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये हमारे पास बनकर आती है। ठीक है, करवाए हुए आपको क्वेश्चन, जिन बच्चों ने पुराने करंट अफेयर लगाए हुए हैं वो याद रखेंगे। आप सबने रॉ का नाम कई बार मूवीज में सुना होगा, रॉ का फुल फॉर्म आता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। 1966 में इनकी ही डेथ के बाद क्या बनाई जाती है बच्चे, रॉ भी हमारे पास बनाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगर हम इंडिया की बात करते हैं बेटा तो गौर करना, इंडिया में एट प्रेजेंट कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, तो आप याद रखेंगे अभी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जहां पर आप ऐसा कह सकते हैं कि बिजली उत्पादन किया जा रहा है इससे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स कितने हैं, तो आप याद रखेंगे 22 हैं। और वो 22 के 22 कहां पर काम कर, कितने राज्यों में काम कर रहे हैं, 7 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। तो ये भी आप इसके साथ याद रखेंगे। ठीक है, अब वो 7 कौन कौन से हैं और उनमें से ही एक पंजाब के पेपर का क्वेश्चन आ जाता है, उसको भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहला गौर करेंगे बेटा, इंडिया का जो पहला एटॉमिक पावर प्लांट बना था उसका नाम आता है बेटे तारापुर। क्या नाम आता है उसका, तारापुर। और तारापुर कहाँ पर है बेटे, तो आप याद रखेंगे 1969 में बना था। और कहाँ पर आता है, महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, तो याद रखना है कहाँ पर आता है, महाराष्ट्र में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाला आता है कलपक्कम। कौन सा आ जाता है बच्चे, कलपक्कम प्रेजेंट डे कहाँ पर आता है, तो गौर रखना है प्रेजेंट डे कहाँ पर आता है हमारे पास, तमिलनाडु में। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कब बना था बच्चे, ये बना था 1984 में। कब बना है बेटे ये, 1984 में। तो 2 हो गए अपने पास, कितने रिएक्टर्स हैं, 22। कितने स्टेट्स में काम कर रहे हैं, 8 राज्यों में काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं थर्ड वाले का, तो थर्ड आता है आपके पास नरोरा कहां पर आ जाएगा बच्चे, यूपी। और कब बना था ये, तो आप याद रखेंगे 1991 में। तो पहला 1969 है, उसके बाद 1984 है और उसके बाद है 1991। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद फोर्थ वाला जो आता है दैट इज ककरापारा। क्या नाम आता है बेटा इसका, ककरापारा। और ककरापारा कहां पर आता है, गुजरात में। ये कब बना था, तो ये 1993 में इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। तो 4 कौन कौन से हो गए आपके पास, तारापुर, नरोरा, कलपक्कम और ककरापारा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं
तो एक और आ जाता है आपके पास जिसका नाम है राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट में छूट गया मेरे से यहाँ पर, तो आप इसे ऐड कर लेंगे। ये राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट कब का है बच्चे? 1973 का है। कब का? ये वाला 1973 का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद आता है आपके पास कैगा। गौर करना, इसके बाद आपके पास आता है कैगा। और कैगा कहाँ पर आएगा बच्चे? तमिलनाडु। और ये कब बना था? तो गौर रखेंगे ये सन 2000 में बना था। ठीक है, अगर हम यंगेस्ट वाले की बात करें, जो लास्ट वाला है, उसका नाम आता है बच्चे कुंदनकुलम। क्या नाम आता है इसका? कुंदनकुलम। अगेन ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको कुंदनकुलम आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी एक गड़बड़ होगी, हाँ, कुंदनकुलम आपको तमिलनाडु में मिलेगा। और ये जो ककरापारा है बेटा, ये कहाँ पर मिलेगा? कर्नाटका में। ये कहाँ पर है? सॉरी गलत बोल रही हूँ, कैगा आपको मिलेगा कर्नाटका में, कुंदनकुलम आपको मिलेगा तमिलनाडु में। और ये कब बना है बेटे? तो आप याद रखेंगे सन 2013 में बना है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ का स्टैटिक यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा और भी कुछ एटॉमिक पावर प्लांट है जो अभी क्या चल रहे हैं अपने पास, जो अभी अपने पास प्रपोज्ड है, और ऐसा कह सकते हैं कि जिनके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो उसमें कौन कौन सा आ जाता है? तो आप इसके साथ ऐड कर लेना। एक आ जाएगा बच्चे छुटका करके, छुटका कहाँ पर आ जाएगा? मध्य प्रदेश। एक आपके पास आ जाएगा गोरखपुर। गौर करना, एक गोरखपुर सिटी कहाँ पर आती है? तो वो यूपी में आती है, पर ये वाला पावर प्लांट कहाँ का है? तो आप याद रखेंगे हरियाणा। उसके बाद एक और आ जाएगा माही बंसवाड़ा। क्या नाम आता है इसका? माही बंसवाड़ा। ये आपको कहां पर मिलता है? राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे पावर प्लांट हैं जो अभी और भी सारे इसके अलावा जो क्या है अभी अपने पास यहाँ पे ऑपरेशनल है। ठीक है, एक और ऐड कर सकते हो। एक आ जाता है आपके पास जैतपुर। जैतपुर कहां पर आ जाएगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब गौर करो बेटा, क्या इंडिया न्यूक्लियर कैपेबल देश है? बिल्कुल है। आप सबको पता है कि 2 बार हमारे पास टेस्ट हुआ है। एक टेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं? तो एक को हम जानते हैं पोखरण 1 के नाम से जानते हैं, और दूसरे वाले का नाम आपके पास आता है पोखरण 2। क्या नाम आता है? पोखरण 1 और पोखरण 2 इसका नाम आता है। जब हम पोखरण 1 की बात करते हैं तो गौर करना, पोखरण प्रेजेंट डे कहां पर आता है बेटे? राजस्थान में। और 1984 की ये बात है, ठीक है, सॉरी 74 की ये बात है, जब इंडिया सबसे पहली बार क्या बनेगा? न्यूक्लियर कैपेबल क्या बनेगा? अपने पास कंट्री बनेगा। ठीक है, तो गौर करना कब की बात हो रही है अपने पास ये? तो आप याद रखेंगे 1974 की बात हो रही है। और 74 में गौर करो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर कौन है? इंदिरा गांधी है। ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट वाला न्यूक्लियर पावर टेस्ट को क्या करा था? कंडक्ट करवाया था। ठीक है, अब गौर करना, ये जो पहला पोखरण हुआ था बेटा, ठीक है, इसका एक कोड नेम था। इसका नाम आता है आपके पास ऑपरेशन भी कह सकते हैं, या फिर इसे आप स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसके साथ लिख लेना है। ठीक है, और ये कब हुआ था एग्जैक्ट डेट? तो 18 मई इसका आंसर आपके पास निकल कर आता है। ठीक है, अब गौर करो कितने पोखरण बताए मैंने आपको यहाँ पे? 2। अब दूसरा वाला कब हुआ था? तो गौर करोगे ये 11 से 13 मई ये कब हुआ है अपने पास? 1998 को हुआ है, जब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे यहाँ पर? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। याद रखेंगे आप यहाँ पर। और अटल बिहारी वाजपेयी की जब हम बात करते हैं तो ये जो पोखरण 2 है बेटा, ठीक है, इसका कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति भी कह देते हैं इसको। ठीक है, तो याद रखना इसका दूसरा, इसका एक और नाम क्या आता है पोखरण 2 का? तो वो आता है ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, और इसी के बाद गौर करना, इसी के बाद हमारे जो कौन अटल बिहारी वाजपेयी है, उन्होंने एक नारा भी दिया था। नारा था जय जवान। अब गौर करोगे तो जय जवान जय किसान नारा किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का है। तो जय जवान जय किसान तो लाल बहादुर शास्त्री का आता है, पर जय विज्ञान वाला जो पॉइंट है ये किसने ऐड करा था? तो आप याद रखेंगे एडेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्लियर रख सकते हैं। ठीक है, अब गौर कर रहे हैं जब हम न्यूक्लियर की ही बात कर रहे हैं या फिर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में पहली बार, इंडिया में पहला यूरेनियम कहाँ पर मिला। तो ये भी हमारे पास एक स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आप इसे ज्योग्राफी के तौर पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो गौर करोगे इंडिया का पहला यूरेनियम, गौर करेंगे इंडिया को अगर पहली बार कभी यूरेनियम मिला था तो वो कब की बात हो रही है? 1951 की बात हो रही है। ठीक है, और गौर करना
कहाँ पर मिला था, तो याद रखना है सिंहभूम। और गौर करेंगे सिंहभूम कहाँ पर आएगा बच्चे, तो ये आता है अपने पास झारखंड में। कहाँ पर आता है, झारखंड में, ठीक है। तो ये भी आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कब की बात हो रही है ये, 1951 की, जब पहली बार इंडिया ने क्या डिस्कवर करा था, तो आप याद रखेंगे यूरेनियम डिपॉजिट को क्या करा था, कह सकते हैं यूरेनियम डिपॉजिट को क्या करा था, उन्हें मिला था, ठीक है। तो ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि वर्ल्ड का पहला, गौर करना, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऑफ वर्ल्ड वाले पे लेके जाऊं कि वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कौन सा था, तो याद रखना वर्ल्ड का पहला होगा मैनहट्टन। कौन सा आता है बच्चे यहाँ पे, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। जब क्या चल रही थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी। गौर करना कौन सी वर्ल्ड वॉर चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। उसी टाइम पीरियड की बात है, 1945 में। गौर करेंगे ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये यूएसए के द्वारा किया गया था, ठीक है। और बेटा यही वो इवेंट है जिसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी में क्या फटे थे बच्चा, बम फाड़े गए थे, ठीक है। तो वो भी आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपके पास इसका स्टैटिक, इसी न्यूज से, क्योंकि ऐसा ही एक मिलता जुलता अब हमें कहाँ पर मिलने वाला है, नेशनल न्यूज के अंदर भी मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपके पास पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि किससे रिलेटेड था आपके पास, अपॉइंटमेंट से, ठीक है। चलिए आइए सेकेंड वाला कौन सा आता है, नेशनल। अब नेशनल के साथ भी फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। आइए नेशनल के अंदर पहली न्यूज क्या आती है बेटा, इंडिया का जो आयुष सिस्टम है। जब भी हम आयुष बोल रहे हैं तो आप गौर करेंगे ये किसकी बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है नेचुरोपैथी की, ये बात कर रहा है किसकी, आयुर्वेदा की बात कर रहा है। और ये किसकी बात कर रहा है आपके पास, योगा, सिद्धा, यूनानी, इन सब की बात कर रहा है। तो गौर करना अगर हम बात करते हैं जो ये आयुर्वेदा वाला है, अब गौर करना और ध्यान देना क्या लिखा है, कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है, किसके पास है ये मिनिस्ट्री, तो आप गौर करेंगे तो ये मिनिस्ट्री किसके पास है, तो इसका आंसर है पीयूष गोयल। किसके पास है बेटा, ये पीयूष गोयल के पास ये मिनिस्ट्री आती है। कहता है इन्होंने अनाउंस करा है कि जो इंडिया का ट्रेडिशनल मतलब क्या हो गया बेटा, पुराना कह सकते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं पहले इंसान जड़ी बूटियों से ही क्या होता था बच्चे, यहाँ पे ठीक होता था पूरा का पूरा। उसी ट्रेडिशनल मेडिसिन को, गौर करना, उसी ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक रिकॉग्निशन मिला है। रिकॉग्निशन मतलब क्या हो गया, कह सकते हैं कि एक अर्जी जैसी मिली है और यह कंफर्मेशन मिली है किसके अंदर बच्चा, बायलेटरल एग्रीमेंट। किसके साथ बेटा, गौर करना, इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। समझाती हूँ आपको ये क्या होता है अपने पास। और उसके अलावा इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, याद करो ब्रिटेन ने एग्जिट लिया था किससे, तो आपको याद होगा यूरोपियन यूनियन से, ताकि बाकी मार्केट वहां पर क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। तो आपने एक्चुअली में इसके बारे में भी पिछले साल वाले करंट अफेयर में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो गौर करना जो इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन है, गौर करेंगे इस बात पे कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम है, अब उसे धीरे धीरे करके पूरे के पूरे ग्लोब में या पूरे के पूरे एरिया में क्या होने जा रहा है बेटा, यहाँ पे ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिलता जा रहा है, ठीक है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो जो भारत का जो ये सिस्टम है बेटा, जो कि जड़ी बूटियों से कह सकते हैं नेचुरल तरीके से जो इंसान की तबीयत को ठीक करने का जो फंडा है, अब वही कुछ दो कंट्रीज अपने लिए अपना रही हैं। वो कौन कौन सी आती हैं आपके पास, तो वो आती है न्यूजीलैंड और एक कौन आ जाती है आपके पास, ओमान आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो गौर करेंगे आयुष जो सिस्टम है, जो कि कौन कौन सा है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ये क्या करेगा बच्चे, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। और आप ऐसा कह सकते हैं कि जो इंडिया का पुराना हेल्थ केयर सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करेगा ग्लोबली। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, अगर मान लो इसने मतलब इस उपचार ने या फिर इस तरीके से होने वाले उपचार ने अगर पूरे के पूरे मार्केट में, पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट में अगर अपनी वाही बटोर ली, तो बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम क्या बनता जाएगा और फेमस होता जाएगा। और इसकी डिमांड कहाँ पर होती जाएगी, ग्लोबल मार्केट में और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे करके जो इंडियन एक्सपोर्टर है, जो किससे डील करते हैं, इन आयुर्वेदा, इन सब चीज़ों से डील करते हैं, उनकी भी वैल्यू यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इससे बेटा एनकरेज होंगे कौन, वो लोग बेटा जो क्या करते हैं, इन नेचुरल चीजों से क्या करते हैं, इंसानों को ठीक करते हैं। और उसके अलावा इनके ऊपर और ज्यादा रिसर्च होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे आयुष सिस्टम का यहां से बाहर जाना या ग्लोबली रिप्रेजेंटेशन मिलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपके पास। अब कहता है बेटा इसके बाद का
अगर हम पिछले साल का डेटा देखें, अगर हम पिछले साल का डेटा देखते हैं, तो अगर हम पूरे का पूरा एक्सपोर्ट निकालें, पूरे के पूरे इंडिया का एक्सपोर्ट निकालें, तो 2023-24 की अगर बात की जाए, गौर करना हम कब की बात कर रहे हैं, ये 2023 और 24 की बात की जाए, तो उसमें यूएस डॉलर 649 पॉइंट कुछ 4% करके इस तरीके से हमें कहाँ पर कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो आप याद रखेंगे एक्सपोर्ट इतना बड़ा है, तो ये हमें यहाँ पे गौर करना है। और उसके अलावा अगर हम 24-25 की बात करते हैं, गौर करना 2024 और 25 की बात करते हैं, तो ये 688.9 कुछ के आसपास यहां पर पहुंच चुका है। तो बोलने का मतलब हो गया इस मार्केट की, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि इस सिस्टम की क्या होती जा रही है, मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से यहां पर देखेंगे। ठीक है, अगला कहता है ये जो अनाउंसमेंट है ये कहां पे की गई, तो गौर करो, कहता है आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल चल रही थी 4 नंबर की, एस्टैब्लिशमेंट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कहां पर हुई है, नई दिल्ली में, और इसी के अंदर ये बोला गया था। और गौर करना बेटा ये प्रोग्राम कब का है, तो गौर करोगे 2022 का, जब पहली बार ऐसी समिट जो कि किसको लेकर होती है, इन ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर होती है, वो कहां पर हुई थी, तो आप याद रखेंगे गुजरात गांधीनगर में हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो पहली वाली कहां पर हुई थी, गुजरात गांधीनगर में। और इस बार कौन सी वो 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया का ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम या ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम को क्या करा है और गेन करा है, तो आप याद रखेंगे वो कौन सी 2 कंट्रीज आती हैं, न्यूजीलैंड आता है, और कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, एक आ जाता है आपके पास ओमान आता है। ठीक है बेटा, एक गड़बड़ हुई छोटी सी मेरे से, ठीक है, वो ये हुई मैंने से ब्रिटेन पढ़ लिया, सॉरी ये न्यूजीलैंड की बात हो रही है। ठीक है, ब्रिटेन के साथ अलग है हमारा एग्रीमेंट, सॉरी ये किसके साथ है, न्यूजीलैंड के साथ है। ठीक है, अब गौर करना बेटा और समझना। ठीक है, एक लाइन आपने यहाँ पर पढ़ी। अब देखो बच्चा, ट्रेड जब भी किसी कंट्री के साथ ट्रेड किया जाता है तो उस ट्रेड के कई पैरामीटर्स होते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, उनमें से एक अगर टाइप गौर किया जाए तो एक कौन सा आता है, सेपा आता है। एक को क्या बोलते हैं, सेपा बोलते हैं। सेपा के अंदर गौर करो बच्चा, 2 कंट्रीज, ध्यान से सुनना, सेपा के अंदर 2 कंट्रीज क्या कर रही होती है, गुड्स का तो आदान प्रदान करती ही है, सामान का लेन देन तो करती ही है, प्लस गौर करना सर्विसेज को भी क्या करती है, यहाँ पे कंज्यूम करती है। ठीक है, क्या बोलने का मतलब हो गया, उस कंट्री की कुछ सर्विसेज को भी क्या करती हैं, वो आदान प्रदान करती हैं। तो गौर करो, गुड्स का तो समझ में आ रहा है, सामान की बात हो रही है, पर जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज के अंदर आ जाएगी आपके पास, टीचिंग आ जाएगी, नर्सिंग आ जाएगी, अनगिनत ऐसी कई सर्विसेज आती हैं। तो जब भी आप इस एग्रीमेंट को पढ़ेंगे या किसी के साथ आप देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, वहां पे सेपा लिखा हुआ है। सेपा मतलब हो गया, अभी तक अगर हम बात करते हैं, अभी तक गुड्स का क्या होता था, आदान प्रदान, अब इसके अंदर बेटा क्या आ जाएंगी, सर्विसेज भी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और अगर हम किसकी बात करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर, तो गौर करना, जब 2 देश, गौर करना 2 देश एक लिस्ट बनाते हैं कि भाई इन मुद्दों पे तो टैक्स नहीं लगने वाला। ठीक है, तो इस तरीके की लिस्ट को भी आप क्या कहते हैं, यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं किस किस के बारे में, दोनों देशों के बारे में। पहला कौन सा आता है, ओमान। ओमान के बाद हम किसके बारे में बात करते हैं, न्यूजीलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए, जब हम किसकी बात करते हैं बेटा, सबसे पहले ओमान की बात करते हैं। गौर करना, ये जो ओमान कंट्री है, इसकी राजधानी का नाम आता है मस्कट। क्या नाम आता है बेटा, राजधानी का नाम आता है मस्कट। और गौर करेंगे ये आती कहाँ पर है, तो ये आती है बच्चे अरेबियन पेनिनसुला में। ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला में। और कौन से एशिया को कवर करती है, तो एशिया का जो वेस्टर्न हिस्सा है या वेस्टर्न एशिया में ये कंट्री हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो कहां पर आई है, इसकी राजधानी क्या हुई आपके पास, मस्कट। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, अरेबियन पेनिनसुला में ये आपको देखने को मिलती है। और याद रखना, माना जाता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें पेट्रोलियम आ जाएगा या गैसेस वगैरह आ जाएंगी, नेचुरल रिसोर्सेज का भरमार है इन देशों के अंदर। तो आप ध्यान रखेंगे मस्कट के अंदर किसका भरमार है यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, क्लियर हो गया ओमान। ओमान के बाद जो सेकंड आता है बच्चे, सेकंड वाले का नाम आपके पास आता है न्यूजीलैंड। ठीक है, कौन सा आ जाता है अगला आपके पास, न्यूजीलैंड। जब भी हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं,
न्यूजीलैंड रिंग ऑफ फायर, गौर करना, रिंग ऑफ फायर के अंडर आता है। मतलब आपको याद होगा, आपने ज्योग्राफी में बचपन में पढ़ा होगा कि पैसिफिक ओशन के पास, कौन से ओशन के पास? पैसिफिक ओशन के पास एक पूरी की पूरी एक बेल्ट है। एक पूरी की पूरी बेल्ट किस चीज की है? मतलब वॉल्केनो की बेल्ट है वहां पर, उसके अंदर ये कंट्री हमें देखने को वहां पर मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये किस ओशन में आती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के किस तरफ आती है? तो आप याद रखेंगे साउथ वेस्टर्न तरफ की तरफ कौन सी कंट्री आती है? न्यूजीलैंड हमें देखने को वहां पर मिलता है। ठीक है, ये हो गया। और इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी का नाम आपको देखने को मिलता है वेलिंगटन। क्या नाम आ जाता है इसका? वेलिंगटन आपको राजधानी का नाम मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अगला वाला जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्वेश्चन किसी और सेंस में भी यहाँ पर बन सकता है। इसके बारे में बात करेंगे, एक एक चीज बारीकी से समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब गौर करो, देखो अब पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ के खत्म करते हैं, फिर सोचते हैं इसके बारे में कि क्या है ये। ठीक है, कहता है इंडिया और पाकिस्तान ने एक्सचेंज करा है। गौर करो, आप बोलोगे अभी अभी तो ऑपरेशन सिंदूर चला था, अभी अभी तो हमारे इनके साथ दंगे चल रहे थे। तो गौर करो बच्चा, जब दोनों देशों के बीच में कितना भी दंगा चल रहा हो, कितनी भी टेंशन क्यों ना चल रही हो, एक चीज है जिसको हर साल 1 जनवरी को एक्सचेंज किया जाता है। वो क्या चीज है बेटा? तो गौर करोगे कि जितनी भी हमें लिस्ट प्रोवाइड करनी होती है बेटा किसकी? न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की, और प्लस किसकी बच्चा यहाँ पर? फैसिलिटीज की। मैं आपको इजी भाषा में समझाती हूँ, समझो। मतलब कि अगर पाकिस्तान और इंडिया कितना भी लड़ भिड़ ले, उसके बाद भी ये चीज होना तय है। कब होती है बेटा ये? वैसे तो 1 जनवरी हम नया साल मना रहे होते हैं, पर इसी नए साल में दिल्ली और जो अपने पास इस्लामाबाद है, इन दोनों में जो डिप्लोमेट रहते हैं, यहाँ पे डिप्लोमेट मतलब एम्बेसडर रहते हैं, उनके साथ मतलब उनके बीच में क्या चेंज किया जाता है, क्या एक्सचेंज किया जाता है? लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटीज। मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों क्या बताना चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंट्री हूँ, इंडिया मान लेते हैं, और एक कोई सेकेंड कंट्री है पाकिस्तान। ठीक है, अब ये दोनों कंट्रीज क्या करेंगी? इन्होंने जहां जहां पर न्यूक्लियर पावर्स को इंस्टॉल करा, जहां जहां पर न्यूक्लियर यूरेनियम इनसे रिलेटेड जहां इन्होंने जो काम करा हुआ है, जो भी काम, चाहे छोटा सा प्लांट सेटअप करा हो, चाहे बड़ा सा प्लांट सेटअप करा हो, दोनों क्या करेंगे? यहाँ पे न्यूज को आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि जब फ्यूचर में कोई वॉर होए तो उस जगह पर अटैक ना किया जाए। क्यों ना किया जाए बेटा? क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, एक बार अगर अटैक हुआ तो न्यूक्लियर बेटा कुछ छोड़ेगा थोड़ी, पूरा का पूरी जनरेशन पूरी की पूरी तबाही कर देगा। इसीलिए इस प्रकार की लिस्ट को साझा किया जाता है। ठीक है, अब एक डाउट आएगा मन में, लिस्ट को अगर साझा किया जा रहा है तो हो सकता है लिस्ट में झूठ भी होगा। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी, मान लो हमारे पास न्यूक्लियर प्लांट्स या फिर सब कुछ बारूद वगैरह वेपन सबको लगा लो, हमारे पास 4000 है, तो हम हो सकता है डेटा में 3000 ही दिखाएं। ठीक है, ये भी हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों देश क्या कर सकते हैं, यहाँ पे छल कपट भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर याद रखना ये करना मैंडेटरी है। ठीक है, अब आप पूछेंगे ऐसा करना मैंडेटरी कैसे हो गया? ठीक है, तो गौर करना, समझना बच्चे। क्या हुआ था एक बारी, मतलब एक टाइम पीरियड पे जब 1986 का टाइम पीरियड चल रहा था, जब कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था? 1986 का टाइम पीरियड चल रहा था। तो एक्चुअली इंडियन आर्मी ने, गौर करना, इंडियन आर्मी ने जो राजस्थान का पाकिस्तान बॉर्डर वाला एरिया है, ठीक है, जो राजस्थान के साथ जो पाकिस्तान बॉर्डर लगता है, वहां पर एक एक्सरसाइज करी थी और उस एक्सरसाइज का नाम था ब्रास ट्रैक्स। ठीक है, ब्रास ट्रैक्स इसे कहते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज का नाम था। ठीक है, ब्रास ट्रैक्स का मतलब होता है बेटा, आपने कभी नोटिस बोर्ड देखे होंगे। ठीक है, उन नोटिस बोर्ड के ऊपर एक पिन लगती है, ना, वो गोल सी होती है, छोटी सी, उस पिन को क्या कहा जाता है? ब्रास ट्रैक्स। ठीक है, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं
ये राजस्थान में जो राजस्थान इंडिया जो है वो मतलब इंडिया का राजस्थान पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर टच करता है, वहां पर इंडियन आर्मी ने क्या करी थी, ब्रास ट्रैक्स एक्सरसाइज करी थी। और गौर करो किसके बॉर्डर के बिल्कुल समीप करी है ये, तो पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान को बड़ी चिंता सताने लगी और पाकिस्तान के मन में डर बैठ गया कि भैंस की आंख, ये तो मतलब बहुत आपने वो कर दिया है, तो पंगा हो गया, ठीक है, मतलब आप आने वाले टाइम पर तो यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी बातें वहां पर बोली गई और इन्हीं बातों के बाद ये डिसाइड किया गया कि दोनों कंट्रीज, वैसे तो दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर सक्षम है, याद रखना दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर सक्षम है, ठीक है। अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो हमारे पास उससे ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, बट स्टिल गौर करेंगे यहाँ पर, दोनों की ये ड्यूटी है कि वो क्या करें, आपस में इस डेटा को शेयर करें, ठीक है। अब गौर करो क्या कहता है, ये जो एक्सचेंज है ये किस एग्रीमेंट के अंदर कराया जाता है, तो एग्रीमेंट का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज बिटवीन टू कंट्रीज। ये इस एक्ट का नाम आपको देखने को मिल जाता है। कहता है ये एग्रीमेंट साइन हुआ था बेटा कब, तो गौर करना 31 दिसंबर 1987 की ये बात हमारे पास चलती है, ठीक है। तो गौर करो 1986 में ये शुरू होती है और 1987 तक ये पहुंच जाती है, मतलब नवंबर में शुरू हुई 86 में, तो 87 की शुरुआत तक चलेगी और उसके बाद इस तरीके के पैक्ट को साइन किया जाता है, ठीक है। ये केम इनटू फोर्स मतलब लागू कब से होता है, तो ये लागू किया जाता है 27 जनवरी 1991 को। और गौर करना ऐसी पहली जो लिस्ट थी उसको एक्सचेंज किया गया कब बेटा, 1 जनवरी 1992 को। तो गौर करने वाली बात हो गई कि 1 जनवरी 1992 एक इंपॉर्टेंट डेट है जब दोनों की दोनों कंट्रीज क्या करती है, अपने इस प्रकार के डेटा को शेयर करती हैं, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर सारा का सारा बताना होता है कि भाई कहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब जहां पर भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, यूरेनियम है, पावर प्लांट है, मतलब हम दोनों देश ये कोशिश करेंगे कि हम लड़ भिड़ लें, जितना मर्जी लड़ भिड़ लें, पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एक दूसरे पर अटैक यहां पर ना करें, ठीक है। ये पूरी कोशिश रहती है ताकि इस प्रकार के अटैक ना हो, क्योंकि बेटा अटैक तो एक बार हो जाएंगे पर गौर करने वाली बात है जो जनसंख्या है उसका सबसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो उनका भी होएगा, सबका होएगा नुकसान, यहाँ पर सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो गौर करना इस बात पे। अब गौर करो इसके साथ साथ, अब ये तो होगी किसको लेकर, यहाँ पर न्यूक्लियर चीजों को लेकर एक्सचेंज हो गई बात। इसके अलावा भी बेटा एक और पैक्ट साइन हुआ था 21 मई 2008 को, जब ये बोला गया कि जो भी प्रिजनर्स हैं, गौर करना प्रिजनर कौन होते हैं बेटा, कैदी लोग, तो बोला गया कि जितने भी कैदी लोग हैं अगर हम उनकी बात करते हैं तो उन कैदियों का भी डेटा आपस में हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। बोलने का मतलब क्या हो गया कि जितने भी कैदी हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो फिशरमैन हो, फिशरमैन मतलब गुजरात इस वाली बेल्ट में क्या कर रहा था, फिशिंग कर रहा था, पर गलती से वहां गिर गया या गलती से उसको नहीं पता चला कि कितना डोमेन है अपना और मतलब कितना एरिया अपना है, वहां पे जाके गिर गया, तो उस पर्टिकुलर बंदे को, वो तो बेफालतू फंस गया ना यार, पर उसको क्या बोल देते हैं पाकिस्तान वाले, और अगर ऐसा हमारे यहाँ कोई गिरेगा तो हम भी उसको स्पाई बोलेंगे। तो क्या किया जाता है बच्चे, ऐसे लोग जो कि प्रिजनर हैं, और प्रिजनर कौन कौन हो सकते हैं, या तो वो स्पाई हो सकते हैं, है ना, उसके अलावा कौन हो सकते हैं वो लोग, वो फिशरमैन जो बेचारे गलती से परली साइड गिर गए या फिर इस साइड गिर गए, हमारी साइड गिर गए। उसके अलावा कौन आ जाते हैं, और ऐसे सिविलियंस जो किसी पर्पस के लिए गए थे पर फंस गए बेचारे वहां जाकर, ठीक है। तो उनको भी क्या किया जाता है, उनको भी एक्सचेंज किया जाता है। गौर करना उनकी लिस्ट एक्सचेंज नहीं होती है, गौर करना यहाँ पर क्या लिखा है, कहता है एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, मतलब की गई है पाकिस्तान के द्वारा, कितने प्रिजनर्स हैं वहां पर, 257 क्या है बेटा, इंडियन प्रिजनर्स हैं, जिसमें से कुछ क्या है यहाँ पे 199 कौन है, फिशरमैन है, और 58 कौन है यहाँ पर, अदर सिविलियंस है, ठीक है। अब इस डेट को क्या किया जाएगा, मतलब देखा जाएगा कि उनमें से कौन स्पाई है नहीं है, मतलब बहुत कुछ देखा जाएगा, और उन दोनों को भी क्या कर दिया जाएगा, यहाँ के कैदी कहाँ चले जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, और पाकिस्तान के जो कैदी हैं वो मतलब यहाँ के नहीं, सॉरी, जो पाकिस्तान में हमारे कैदी हैं वो इंडिया वापस आ जाएंगे। और जो अगर बात करते हैं इंडिया में ऐसा कोई कैदी जो कि बिल्कुल इनोसेंट है, उसको भी हम कहाँ पर भेज देते हैं, पाकिस्तान भेज देते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको
पहली ही न्यूज में इतना सारा स्टैटिक न्यूक्लियर से रिलेटेड करा दिया था। ठीक है, अब गौर करो क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अब हम गौर करते हैं कि क्या यहाँ पर बात की जा रही है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं बेटा, गौर करेंगे। ठीक है, ये जो टर्म है, ठीक है, ध्यान रखना, ये जो टर्म है पाकिस्तान, गौर करना, पाकिस्तान इसका नाम नहीं था, इनिशियली इसका नाम पाकिस्तान था। ये टर्म किसने दी है बच्चे, तो नाम आएगा चौधरी रहमत अली ने। किसने दी है ये टर्म, तो आप याद रखेंगे चौधरी रहमत अली ने ये टर्म दी थी। और कब दी थी ये टर्म, तो आप याद रखेंगे 1933 में। ठीक है, चलिए अब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या आ जाता है बच्चे, इस्लामाबाद आ जाता है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो इंडिया और पाकिस्तान 3323 किलोमीटर का बॉर्डर क्या करते हैं, आपस में टच करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की लाइन का नाम क्या आता है बच्चे, रेड क्लिफ आता है। क्या नाम आता है इसका, रेड क्लिफ आता है, जो कि आज़ादी से 3 दिन बाद, गौर करना, 17 अगस्त 1947 को क्या की गई थी, पूरी की पूरी कंफर्म कर दी गई थी। आज़ादी के 3 दिन बाद की बात हो रही है। ठीक है, अगला वाला गौर करते हैं, किसकी आज़ादी, पाकिस्तान 14 को आज़ाद हुआ है ना यार। ठीक है, तो याद रखना। उसके अलावा एक और लाइन है बेटा जिसका नाम क्या आता है, सर क्रीक लाइन। कौन सी आती है बेटा, सर क्रीक लाइन आती है। ठीक है, तो गौर करना, ये जो बेटा अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, देखो ये गुजरात वाला एरिया आ गया, ये गुजरात आ गया। इधर देखोगे तो कौन सा एरिया लग जाता है, ऊपर जाके सिंध लग जाता है। गौर करना और ध्यान से समझना। ठीक है, देखो गौर करना, अगर हम सिंध और गुजरात की बात करें तो ये दोनों के दोनों बेटा किसका पार्ट थे, तो आप याद रखेंगे ये बॉम्बे प्रोविंस का पार्ट थे। किसका पार्ट थे, बॉम्बे प्रोविंस, मतलब आजादी से पहले ये किसका पार्ट रहे हैं, तो आप याद रखेंगे किसका पार्ट है, ये बॉम्बे प्रोविंस का पार्ट थे। पर गौर करो 1947 में क्या गड़बड़ हुई, मतलब क्या बात हुई कि सिंध कहाँ चला गया, सिंध कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। ठीक है, और गुजरात का एक एरिया है यहाँ पे जिसका नाम है कच्छ रीजन। कच्छ कहाँ पर आ गया भाई, गुजरात में आ गया, और गुजरात कहाँ पर आ गया, इंडिया में आ गया। तो आज भी यहाँ पर एक छोटी सी लाइन है। ठीक है, और उस छोटी सी नैरो वाटर बॉडी को आप क्या कह रहे हैं, क्रीक कह रहे हैं। ठीक है, तो उसी लाइन का यहाँ पे डिस्प्यूट है जो कि लगभग 96 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये भी डिस्प्यूट किसके साथ चलता है, हमारा पाकिस्तान के साथ चलता है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड रखेंगे। ठीक है, तो एक नैरो पीस ऑफ वाटर है, एक बहुत पतली सी स्ट्रिप है पानी की, ऐसा कह लो, जो कि जिसका नाम क्या रखा हुआ है यहाँ पे, सर क्रीक रखा हुआ है। और ये कितना किलोमीटर लॉन्ग है बेटा, तो आप याद रखेंगे 96 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। इसका रेजोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, दोनों देशों के बीच में अभी तक इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हम और क्या सीख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी यूटी बॉर्डर टच करती है। तो कौन कौन सी यूटी आ गई, जम्मू कश्मीर, और कौन सी आ जाएगी बेटा यहाँ पर, लद्दाख आ जाएगी आपके पास। और उसके अलावा गुजरात याद रखेंगे, पंजाब आप याद रखेंगे, और एक आ जाएगा राजस्थान। ये आ जाएंगे आपके पास वो राज्य जो किसके साथ बॉर्डर टच करते हैं, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टच करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ना, आइए अगला कहता है, अगर हम बात करते हैं किसकी, सूर्यकांत की। गौर करना, हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम सूर्यकांत की बात करते हैं तो सूर्यकांत कौन है बेटा, तो आप याद रखेंगे सूर्यकांत जो है वो इंडिया के, गौर करेंगे इंडिया के कौन है यहाँ पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और अगर बात की जाए तो सूर्यकांत कौन से नंबर के सीजे आए हैं, तो आप याद रखेंगे 53rd नंबर के। ये हमें क्या मिलते हैं बच्चा, ये हमें 53rd नंबर के सीजे देखने को मिलते हैं। ठीक है, गौर करना क्या लिखा है, कहता है इन्होंने अनाउंस करा है कि, गौर करना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक एमओयू साइन करेगी। एक एमओयू मतलब हो गया एक अंडरस्टैंडिंग का लेटर साइन करेगी, किसके साथ बेटे, तो गौर करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ भूटान के साथ। ताकि क्या किया जा सके, ताकि जो है क्या किया जा सके, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, मतलब वहाँ के जो जजेस हैं या वहाँ के जो कह सकते हैं चीफ जस्टिस हैं, वो यहाँ पर आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब बोलने का मतलब हो गया कि दोनों देशों की जो जुडिशरी है, ठीक है, उनके अंदर जो जो अच्छी बातें हैं उनको यहाँ पर सीखने की बात की जाएगी। तो कहता है यहाँ पे लीगल प्रोफेशनल्स और क्या किया जा सकता है, जुडिशियल कॉपरेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। किन दो देशों के बीच में, इंडिया और भूटान के बीच में। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है क्या क्या होगा इससे यहाँ पर, तो इससे
प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। बोलने का मतलब क्या हो गया कि आपको और ज़्यादा क्या मिलेंगे, मौके मिलेंगे यहाँ पर। और गौर करना क्या लिखा है, और नॉलेज भी यहाँ पर क्या होगी, प्रमोट ही होगी, बढ़ेगी ही। और क्या करेंगे आप, आइडियाज़ वगैरह को भी शेयर कर पाएंगे। किससे रिलेटेड बेटा, यहाँ पर जुडिशरी से रिलेटेड। ठीक है, तो कहता है 2 लॉ क्लर्क जो है भूटान से, वो कहाँ पर आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए एंगेज किए जाएंगे। कितने महीनों के लिए बेटा, तो याद रखना 3 महीनों के लिए। और ऐसे ही हमारे वाले जो है वो कहाँ पर जाएंगे, वो जाएंगे कहाँ पर, भूटान में। ठीक है, अब गौर करना बेटा, कहता है अगर हम बात करें क्या ये पहली बार ऐसा कोई एग्रीमेंट है जो हमने किसी कंट्री की सुप्रीम कोर्ट से कराए, बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव्स हो गया, ठीक है, उसके अलावा इजराइल हो गया, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनकी अगर हम बात करते हैं उनके साथ भी हमारी बातचीत है। किसको लेकर, यहाँ पर इस सुप्रीम कोर्ट को लेकर। ठीक है, अब देखो बेटा, गौर करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, तो मैं यही पेज यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसी में लिख दूंगी मैं आपके लिए ताकि आपको याद रहे, है ना, ताकि आप याद कर सकें कि क्या क्या डेटा और ऐड हो सकता है। ठीक है, देखो बच्चा, अब हम बात कर लेते हैं किस वाली कोर्ट की, तो आप याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, चलिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट का नाम आता है, जब भी सुप्रीम कोर्ट का नाम आता है, तो एक क्वेश्चन तो आपने हमेशा याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट कौन से एक्ट से बना है। तो याद रखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट था, कौन सा वाला बच्चे, ऑफ 1773 का। गौर करेंगे, इसी एक्ट के तहत, गौर करना, इसी एक्ट के तहत फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बनी थी। कहां पर बच्चे, कैलकाटा में। और ध्यान रखना 1774 में ये क्या कर गई थी, बन गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम आज की बात करते हैं, ठीक है, आज की जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहां से लिया गया आइडिया, तो आप याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गौर करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, 1935 के अंदर क्या स्टैब्लिश की गई थी, तो आप याद रखेंगे इसके अंदर स्टैब्लिश की गई थी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को हमने बाद में क्या नाम दिया इसको, तो आप याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को इसको हमने क्या नाम दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको नाम दे दिया। ठीक है, और अगर हम इसी कोर्ट की पहली सिटिंग की बात करते हैं तो वो कब होता है अपने पास, यहाँ पे 1 जनवरी 1950 को हम पहली बार किसकी सिटिंग करवाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सिटिंग करवाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो अपने पास कौन हुए यहाँ पे, सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, उनका नाम आता है हरिलाल कानिया। क्या नाम आता है उनका, हरिलाल कानिया, जो कि फर्स्ट CJI हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर बात की जाए तो आप याद रखेंगे फातिमा बीबी। क्या नाम आता है इनका, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी की जब बात की जाती है तो ये कौन थी, तो आप याद रखेंगे ये फीमेल जज हुई। गौर करना, जज और सुप्रीम कोर्ट में फ़र्क है, तो कौन हुई, ये जज हुई किसकी, तो आप याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट की। तो फर्स्ट फीमेल जज, तो आंसर क्या होगा आपके पास, फातिमा बीबी इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 5 किसके साथ डील करता है, हमारी जुडिशरी के साथ यहाँ पर ये डील करता है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है इसे हम एपेक्स बॉडी कहते हैं, एपेक्स जुडिशल बॉडी भी इसे कहा जाता है, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, इसकी जजमेंट को क्या मान लिया जाएगा, फाइनल माना जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया अपने पास। अब इसके अलावा अगर हम भूटान की बात करते हैं तो भूटान से 1-2 फैक्ट सीख लेते हैं। पहला, भूटान के साथ क्या फैक्ट आएगा बच्चे, गौर करो यहाँ पे, भूटान की कैपिटल का नाम आता है थिम्पू। क्या नाम आता है इसकी कैपिटल का, तो आप याद रखेंगे थिम्पू। करेंसी क्या आती है, तो करेंसी आती है नगुलतरम। क्या आती है बच्चे यहाँ पे, नगुलतरम। ये आ गई इसकी करेंसी आपके पास। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भूटान की, तो भूटान हमारे इंडिया के साथ क्या करता है, बॉर्डर टच करता है लगभग 699 किलोमीटर का। कितना बॉर्डर टच करता है, 699 किलोमीटर का, याद रखेंगे। और कौन कौन से राज्य इसके साथ बॉर्डर टच करते हैं,
तो याद रखना वेस्ट बंगाल, उसके अलावा असम आ जाएगा, उसके अलावा सिक्किम आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके अलावा वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम, और एक रह गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर टच करता है किसके साथ, भूटान के साथ। ठीक है, उसके अलावा एक यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको, ट्रांस बाउंड्री रिवर है, और उस रिवर का नाम क्या आता है बच्चे, तो आप याद रखेंगे उस रिवर का नाम है मानस। क्या नाम है इसका, मानस, जो बाद में जाकर किसकी ट्रिब्यूटरी बनती है, तो ये बाद में ब्रह्मपुत्रा की क्या बन जाती है बच्चे, ट्रिब्यूटरी बनती है। तो ये पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला वाला कहता है इंडियन नेवी क्या स्टैब्लिश करने जा रही है, एक नया नेवल बेस। गौर कर, अब यहाँ पे पहले समझना है इस बात को ताकि, ठीक है, समझो। नेवल कमांड या नेवल बेस का मतलब क्या हो गया, आप ऐसा कह सकते हैं, गढ़ कह सकते हैं। अब गौर करो यहाँ पे, अगर आपने इंडिया का मैप अगर आपने देखा हुआ है तो आप गौर करते हैं इस तरीके से यहाँ कहीं पे एक कंट्री आ जाती है, क्या नाम है बेटा इसका, बांग्लादेश। ठीक है, अगर आप इधर ऊपर चलते हैं तो ये क्या आ गया, चाइना, ये अपने पास कौन सा आ गया, अपना प्यारा इंडिया आ गया। ठीक है, अब गौर करना बेटा, अब अगर हम गौर करते हैं इसी बांग्लादेश के इस तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर एक बॉडी है, पानी की बॉडी है, जिसका नाम क्या आता है, बे ऑफ बंगाल। तो इसी बे ऑफ बंगाल में गौर करेंगे, इसी बे ऑफ बंगाल में जो अपने पास कौन सा एरिया आता है, वेस्ट बंगाल आता है, वहां पे एक जगह है जिसका नाम क्या है, हल्दिया। इस हल्दिया में क्या सेटअप किया जा रहा है बच्चे, एक नेवल बेस को सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस बात को और इसे क्लियर करते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, कहता है अभी तक अगर हम गौर करें, अभी तक इंडिया की जो नेवी है उसके पास और भी नेवल कमांड है, जैसे कि वेस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में मिलता है, ईस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मिलता है, और एक है साउदर्न नेवल कमांड जो कि कहाँ पर आता है, कोची, केरला में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास थे। अब इसके अलावा भी एक और क्या आने वाला है अपने पास, नेवल कमांड आने वाला है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। अब गौर करो क्या लिखा है, कहता है इंडियन नेवी ने इनिशिएट लिया है क्या यहाँ पर कि नया नेवल बेस सेटअप करेगी, कहाँ पर, हल्दिया में। हल्दिया कहाँ पर आता है, वेस्ट बंगाल में, ताकि क्या कर सके, ताकि जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है वहाँ पर अपनी ऑपरेशनल प्रेजेंस, अपने मैरीटाइम सर्विलेंस को, मैरीटाइम सर्विलेंस मतलब इनके ऊपर निगरानी रखने का काम, इन सब को क्या कर सके और आगे बढ़ा सके। ठीक है, वैसे तो बांग्लादेश के साथ हमारा कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है, ठीक है, बट स्टिल क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता। अगर गौर किया जाए, कल ही पाकिस्तान बोल रही हूँ, कल ही अगर बांग्लादेश की बात की जाए, बांग्लादेश चाइना के साथ हाथ मिला ले तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्योंकि बांग्लादेश हमारे साथ पूरे स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार का एक कमांड सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कहता है कौन सी नदी पर होगा ये, तो नदी का नाम क्या होगा, हुगली। और इसी से क्वेश्चन निकाल लो, कलकत्ता जो शहर है, गौर करेंगे, जो कैलकटा है, मतलब जिसको कैलकटा भी कहते हैं हम यहाँ पर, जो कैलकटा शहर है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखना वो हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हुगली जो है बेटा वो याद रखेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटरी है। गौर करेंगे वो क्या है बच्चे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी, और डिस्ट्रीब्यूटरी किसकी है, तो आप याद रखेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ किसकी आती है, गंगा आती है। ठीक है, इसी हुगली रिवर को कई बारी, ठीक है, भागीरथी भी कह देते हैं। गौर करना क्या कह देते हैं इसे, भागीरथी भी कह देते हैं, और इसे गंगा भागीरथी भी कह देते हैं, और इसे कटी गंगा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसे, कटी गंगा भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कहता है कितने किलोमीटर का ये बेस रहेगा, 130 किलोमीटर फ्रॉम द सैंड हेड, जो बीच वगैरह है उससे आगे। द बेस लेवरेजेस द हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, उसके साथ जेटी रहेगा, और जो लॉजिस्टिक चीज़ें ज़रूरी होती है वो रहेंगी। और उसके अलावा कितने जवान वहाँ पर रहेंगे, इस तरीके से देखा जाए तो गौर करेंगे 100 से ज़्यादा जवानों की वहाँ पर एकोमोडेशन रहेगी। ठीक है, तो इससे सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होने वाली है यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे बांग्लादेश को यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी होने वाली है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर हमसे पंगा लेंगे तो भाई फिर तो आप सबके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर गौर करते हैं बेटा,
बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश और इंडिया 4096.7 किलोमीटर का क्या करते हैं बच्चे, बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है, याद रखना। और बांग्लादेश के साथ भी जो हमारी लाइन है उसका नाम आता है बेटे रेड क्लिफ। क्या नाम आता है उसका, रेड क्लिफ लाइन उसका नाम आता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। वेस्ट बंगाल आया है न्यूज़ में, तो इसके बारे में एक दो फैक्ट यहाँ पर सीख लेते हैं और उसके साथ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, ठीक है। चलिए, जब भी हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो कैपिटल क्या आ जाएगी इसकी, कैलकाटा। और याद रखना कैलकाटा जब भी हम बोल रहे हैं तो कौन सी नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें बेटा तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि वर्ल्ड का, गौर करेंगे, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट, गौर करेंगे, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट है एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, ध्यान से सुनना, इंडिया का जो लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है जिसका नाम क्या आता है बच्चे, सुंदरबन, वो भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। और सुंदरबन इज फेमस फॉर, तो आप याद रखेंगे, मैंग्रोव पौधे, ठीक है, मैंग्रोव ट्रीज के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। और कौन से होते हैं मैंग्रोव ट्रीज, वो मैंग्रोव ट्रीज वो ट्रीज होते हैं बेटा जिनकी जड़ें हमें कहाँ पर दिखती हैं, पानी के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रिवर कौन सी आ जाती है, गंगा, और प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है, किसके साथ, यहाँ पर वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं इसके अलावा यहाँ पे नेशनल पार्क्स की, तो नेशनल पार्क, अच्छा बेटा एक और है ना, अगर हम बात करते हैं सुंदरबन की, तो सुंदरबन, गौर करना, सुंदरबन होम है, किसका होम है, तो याद रखना जो अपने पास कौन आते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर का होम ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे कि बक्सा, याद रखना, उसके अलावा सिंगालीला, ठीक है, सिंगालीला आ जाएगा आपके पास, और उसके अलावा आ जाएगा एक आपके पास नाम भूल रही हूँ मैं उसका नाम आ जाएगा, हाँ, जलप्रदा और गोरुमारा, ठीक है, जलप्रदा आ जाएगा, एक जलपर्दा आ जाएगा, और उसके बाद गोरुमारा आ जाएगा, ठीक है, और एक आ जाएगा न्योरा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आ जाएंगे कहाँ के, वेस्ट बंगाल के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला, अगला आता है इंडिया की पहली, गौर करना, इंडिया की पहली और फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, गौर करेंगे। देखो बच्चा, जब हम इंडियन जुडिशरी को समझते हैं तो इंडियन जुडिशरी के 3 विंग आते हैं, कौन कौन से, एक आता है सुप्रीम कोर्ट, एक कौन सा आ जाता है, हाई कोर्ट, और इसके बाद आता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट, कौन से आ जाते हैं बेटा, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। और इन्हीं सब ऑर्डिनेट कोर्ट को हम और किस नाम से जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से भी हम इनको जानते हैं, ठीक है। अगर हम इनके आर्टिकल की बात करें तो गौर करना, आर्टिकल नंबर गौर करेंगे यहाँ पे 233 से लेके 237, ठीक है, किसके साथ डील करता है, तो आप याद रखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के साथ, ठीक है। और गौर करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो कौन होता है, चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, इसको डिस्ट्रिक्ट जज लिख लो। डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है, तो याद रखना कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर इनको क्या करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। और ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से कहीं से भी कुछ भी कर दिया, ठीक है, किससे कंसल्ट करेगा, तो याद रखना कंसल्ट करेगा किसके साथ, हाई कोर्ट के साथ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पूरी बात करते हैं और क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, कहता है जो अपने पास कौन है, 53rd नंबर के कौन है अपने पास यहाँ पे, जो चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम आता है सूर्यकांत, इन्होंने इंडिया की पहली और पूरे तरीके से पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या करा है, यहाँ पे इनॉग्रेट करा है। इनॉग्रेट का मतलब हो गया उद्घाटन करा है, और कहां पर करा है बच्चे, कलपेटा। कलपेटा कहां पर आता है, वायनाड, और वायनाड कहां पर आता है, केरला में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कहता है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा, गौर करेंगे बच्चा, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि कहां पर डेवलप किया गया है, केरला हाई कोर्ट के द्वारा। इसके अंदर एक एआई टूल भी रहेगा, एक एआई जुडिशियल असिस्टेंस टूल भी रहेगा जो आपकी मदद करता रहेगा जुडिशरी से रिलेटेड। तो कहता है जितनी भी प्रोसीडिंग्स है, गौर करना, जितनी भी प्रोसीडिंग्स
थिंग्स हैं, चाहे वो फाइलिंग से लेकर, फाइलिंग मतलब हो गया कोई केस वहाँ पर पहुँचा, उस केस से लेकर फाइनल जजमेंट तक सारी की सारी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिकली और क्या किया जाएगा, रखा जाएगा या फिर कंडक्ट उनको किया जाएगा। मतलब अब अगर हम बात करें जो ये अपने पास डिजिटलाइजेशन है ये और कहाँ पर आ रहा है, तो आप याद रखेंगे डिजिटलाइजेशन कहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जुडिशरी के अंदर भी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा इसकी तो गौर करेंगे एआई क्या करेगा, यहाँ पर एआई भी एफिशिएंसी लेकर आएगा। वैसे तो इंसान भी एफिशिएंट था पर एआई ज़्यादा एफिशिएंसी यहाँ पर दिखा पाएगा। उसके अलावा ऐसे कोई केसेस जो अभी बैकलॉग में है, बैकलॉग का मतलब है जो कि जिनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है और जस्टिस को आगे बढ़ाने के लिए ये काम हमारे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा हम कर्नाटका से केरला से हम एक दो फैक्ट सीख सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे, जब भी हम केरला की बात करते हैं, केरला कब बना था तो याद रखेंगे 1 नवंबर 1956 को क्या बना है, केरला बना है, ठीक है। केरला की बात करें तो केरला में एक क्लासिकल डांस आता है बेटे, और उस क्लासिकल डांस का नाम क्या आता है, कथकली। क्या नाम आता है बेटा इसका, कथकली। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। कथकली भी आता है, मोहिनी अट्टम भी आता है, ठीक है। कथकली और कौन सा आ जाता है, मोहिनी अट्टम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये कहाँ के क्लासिकल डांस है तो याद रखेंगे ये केरला के क्लासिकल डांस हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो कौन कौन सा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है बेटा, यहाँ पर केरला में, तो याद रखेंगे एक तो आ जाएगा ओनम, आपने सुना होगा इसके बारे में, और एक आता है बच्चे नेहरू ट्रॉफी। ध्यान रखना, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। अगर आपने पहली बागी मूवी देखी है, बागी जो वन आई थी ना अपने पास श्रद्धा कपूर वाली, अगर आपने वो देखी है तो उसमें नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आपको दिखाई गई है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे नेशनल पार्क बताएंगे किसके, केरला के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला। अगला आता है इंडिया वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है जो कमर्शियली क्या करेगी बच्चा, प्रोड्यूस करेगी बायोबिटुमेन को। क्या प्रोड्यूस करेगी, बायोबिटुमेन को, ठीक है। अब गौर करना इन दोनों वर्ड्स को तोड़ो। बायो का मतलब क्या हो गया, आप ऐसा कह सकते हैं लिविंग विंग्स की बात हो रही है, और गौर करना यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, बिटुमेन। बिटुमेन का मतलब हो गया, आप सबने एक रोड बनता हुआ देखा होगा जरूर, उसमें एक वो चिपचिपा ब्लैक कलर का पदार्थ गिरता है अपने पास, उसे क्या कहते हैं, बिटुमेन कहते हैं। और ध्यान रखना बिटुमेन क्या काम करता है, तो बिटुमेन एक बाइंडर मटेरियल होता है। क्या होता है बच्चे, हमारे पास बाइंडर मटेरियल जो कि एक रोड को इतना ज्यादा कैपेबल बनाता है कि क्या कर सके, वहां पर रोड गाड़ियां और अच्छे तरीके से चल सके, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम इस न्यूज के तहत ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। जब भी हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं मतलब हम कार्बन कम करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो गौर करते हैं क्या लिखा है। अगर हम बायोबिटुमेन का मतलब समझे, बायोबिटुमेन का मतलब समझे तो इसका मतलब हुआ कि जो भी वेस्ट निकल रहा है, गौर करना, जो भी वेस्ट निकल रहा है कहां से बेटा, एग्रीकल्चर से। जैसे कि क्या लिखा है वहां पे, पैडी का स्ट्रॉ, वो धान का सिल्ला देखा है ना आपने, धान का सिल्ला, उसकी बात हो रही है। और भी फसलें होती हैं जिनका अवशेष रह जाता है, कहता है उनको बायो ऑयल में किया, उनको क्या किया जाएगा, उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, बायो ऑयल के अंदर। फिर उसके अंदर क्या लगेगी, यहाँ पे प्रायोलिसिस प्रोसेस लगेगी और फिर उनको किसके साथ मिला दिया जाएगा, बिटुमेन के साथ मिलाया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इजी भाषा में समझना, इसको इजी भाषा में समझने के लिए यहीं पे यूज कर लेते हैं और इसको और इजी भाषा में समझो, ठीक है। क्या हुआ बेटा, देखो रोड सेफ्टी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बाकी चलान काट रहे हैं, अगर हम बाकी चीज़ें कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सबसे पहले उस प्रकार की रोड सेफ्टी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो रोड सेफ्टी के लिए क्या किया गया बेटा, सबसे पहले समझो और क्या क्या चीज़ें की जाएंगी इसको हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। देखो बच्चा, सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो भी एग्रीकल्चर से मिलने वाला, गौर करना, जो भी एग्रीकल्चर से मिलने वाला वेस्ट होगा, ठीक है। वेस्ट मतलब मान लो
वो धान के सिल्ले विसल्ले हो गए, ठीक है। इसको क्या किया जाएगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर क्या किया जाएगा, प्रेशर बहुत हाई लगाया जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि अगर ऐसे जलाया तो जलाकर तो फिर ये राखी बन गया ना, ख़त्म ही हो जाएगा। तो क्या किया जाएगा, इसके ऊपर हाई प्रेशर लगाया जाएगा, बहुत ज़्यादा इसे प्रेशर दिया जाएगा। और प्रेशर देने के साथ साथ गौर करेंगे, प्रेशर देने के साथ साथ ये क्या बनता जाएगा, तो ये छोटे छोटे पैलेट्स बनेंगे। पैलेट मतलब क्या हो गया, गोलियां जैसी बनेंगी, छोटी छोटी गोलियां जैसी बनेंगी। और उसके बाद गौर करेंगे यहाँ पर, उसके बाद क्या किया जाएगा, इसके बाद अब पैलेट बन गए, पैलेट मतलब वो गोलियां जैसी बन गई, मतलब आपने उस वेस्ट को क्या कर लिया, हाई प्रेशर लगाकर क्या बना लिया, पैलेट बना लिया। अब इस पैलेट को क्या किया जाएगा बच्चे, इसे लाया जाएगा प्रायोलिसिस वाली प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो प्रायो का मतलब होता है बेटा टेम्परेचर, और इसे थर्मल भी कहते हैं, और लिसिस का मतलब हो गया किसी चीज को ब्रेक करना, तोड़ना। तो गौर करो, पहले क्या किया गया, हाई प्रेशर लगाकर उसको क्या बना दिया गया, पैलेट बना दिया गया, और उसके बाद हाई टेम्परेचर से उसे क्या किया गया, ब्रेक किया गया, ठीक है। गौर करना, हाई टेम्परेचर से उसको क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया, ठीक है। अब जैसे ही वो ब्रेक हुआ, गौर करना बेटा, तो वो क्या बनेगा, गौर करना, अब वो बनेगा बायो ऑयल। क्या बनेगा, वो बायो ऑयल बनेगा, और इसे बायोचार भी हम यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसे बायोल भी कहते हैं, बायोचार भी कहते हैं, ठीक है। और इस बायोचार को गौर करेंगे, इस बायोचार को बाद में क्या कर दिया जाएगा बच्चे, मतलब ये जो बायो ऑयल निकला है, इसके अंदर क्या होती है, तो गौर करना, इसके अंदर एक एडहेसिव का मतलब हो गया चिपकाने वाली, ठीक है। तो चिपकाने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन चिपकाने वाली प्रॉपर्टीज के तहत इसे किसके साथ मिला दिया जाएगा, बिटुमेन के साथ क्या कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, तो बनेगा बेटा ये बायो बिटुमेन, ठीक है। तो आप इजी भाषा में इसको समझ लो कि क्या किया जाएगा, मिक्सिंग वगैरह की जाएगी ताकि इसे इस तरीके से बनाया जा सके, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया पहले आपको, अब गौर करना और ध्यान देना। ये न्यूज़ कहती है बेटा अपने पास में, ये न्यूज़ हमें कहती है कि इसका पहला, गौर करना, इसका जो पहला, आप ऐसा कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट है, वो कहाँ किया गया, तो आप याद रखेंगे जोराबट कहते हैं उसको, जोराबट शिलोंग जो अपने पास क्या है, रोड है, जो कहाँ पर आता है, मेघालय में, ठीक है, क्योंकि शिलोंग किसकी राजधानी है, मेघालय की। यहाँ पर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। और वो एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा क्या बैठा, यहाँ पर सटीक बैठा, बिल्कुल ही बिल्कुल कैपेबल यहाँ पर बैठता है। मतलब एक छोटा सा, आप ऐसा कह सकते हैं, 100 मीटर का क्या बनाया गया था, बायो बिटुमेन वाला रोड बनाया गया, और उसके तहत इसको यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया, ठीक है। तो गौर करो क्या लिखी है न्यूज़, अब न्यूज़ को समझो। कहता है जो नितिन गडकरी हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे हैं, इन्होंने अनाउंस करा है कि इंडिया जो है वो पहली ऐसी कंट्री बन चुका है ग्लोबली जो क्या बनाएगा बेटा, या जो कमर्शियली क्या करेगा, यहाँ पर बायो बिटुमेन को बनाएगा, ठीक है। कहता है ये कहाँ पर किया गया सब कुछ, तो ये किया गया CSIR के द्वारा जिसकी एक सेरेमनी चल रही थी। वहाँ पर सेरेमनी का नाम था कि फार्म से आने वाला जो भी अवशेष है उसे कहाँ पर यूज़ करना, उसे रोड पे यूज़ करना, ठीक है। तो माना जा रहा है विथ 15% ब्लेंडिंग, अगर हम 15% भी ब्लेंडिंग कर पाए तो इंडिया क्या कर पाएगा, यहाँ पे 4500 करोड़, ठीक है, कह सकते हैं 4500 करोड़ इन फॉरेन एक्सचेंज, इन सब चीज़ों से हम यहाँ पर बच जाएंगे। और बोलने का मतलब है जो इंडिया का सॉरी, अगर हम 15% ब्लेंडिंग कर पाए तो हम इतना पैसा बचा पाएंगे, और साथ ही साथ जो हमारा इंपोर्ट है किसके ऊपर, उस कच्चे तेल को लेने के लिए, उस पे भी हमारी पकड़ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हमें देखने को मिलेगी। कमज़ोर बोलने का मतलब हो गया कि भाई कम खर्चा होगा, सीधी सी बात है यहाँ पर, और इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। अगला वाला, अब अगले वाले पे बढ़ते हैं। अगला कहता है पंखुड़ी पोर्टल किसके लिए लाया गया है, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए लाया गया है, ठीक है। अब गौर करना और ध्यान देना, समझना इस बात को। कहता है जो यूनियन मिनिस्टर है, क्या नाम है इनका, अन्नपूर्णा देवी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती हैं। इन्होंने क्या लॉन्च करा है, पंखुड़ी को लॉन्च करा है। ये एक इंटीग्रेटेड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब ऐसे कुछ कंपनीज का ग्रुप कह सकते हो, या
ऐसे कुछ लोगों का ग्रुप कह सकते हो जो किसकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं या जो किसके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो याद रखना, जो कि सोशल वेलफेयर और इन लोग औरतें हो गए, मतलब सोसाइटी के अंदर जो सप्रेस्ड वर्ग है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर काम करते हैं। तो कहता है क्या लॉन्च किया गया इसके लिए, तो एक पार्टनरशिप फैसिलिटेशन, एक डिजिटल पोर्टल लाया गया। और ये डिजिटल पोर्टल भी कहाँ पर लाया गया, नई दिल्ली में। अब क्या होगा इसके अंदर, ध्यान से समझो। कहता है ये एक सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड डिजिटल पोर्टल होगा, जिसे मतलब जिसको डिजाइन किया गया है किसको फैसिलिटेट करने के लिए, CSIR को। मतलब अब CSIR के अंदर तो बेटा कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है, कोई इंडिविजुअल आ सकता है, कोई NRI आ सकता है, ठीक है, सब लोग इसके अंदर आ जाएंगे। तो क्या कहता है बेटा, कहता है कि अगर किसी ने भी थोड़ा भी दान पुण्य करना है, दान पुण्य समझ गए ना, दान पुण्य बोलने का मतलब हो गया कि आप अगर कोई भी चीज किसको दे रहे हैं, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट इस बॉडी को देना चाहते हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दान कर सकते हैं, ठीक है, दान करेंगे आप। अब दान तो हम पहले भी कर ही रहे, तो कौन सी नई बात होगी, दान तो पहले भी चल रहा था कुछ जगहों पे। तो गौर करना, इन सब चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया है इस पंखुड़ी पोर्टल ने। तो क्या किया जाएगा, कहता है एक रियल टाइम ट्रैकिंग और यूनिफाइड डिजिटल वर्क फ्लो है। मतलब क्या होगा इस बात का, मतलब मान लेते हैं कि अगर मैंने कोई चीज वहां पे डोनेट करी है या कुछ किया है, तो मैं उसको क्या कर पाऊंगी, प्रॉपर यहाँ पे ट्रैक कर पाऊंगी और उसका वर्क फ्लो देख पाऊंगी, ताकि क्या रहे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहे, ठीक है। और उसके अलावा पूरा का पूरा जो पैसा आया है, जो किस पे लगना था, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट पे लगना था, वो वहां पर लगना भी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी चीजें देखी जाएंगी, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। और उसके बाद कहता है क्या क्या कवर होगा बस उन बच्चियों का, उन औरतों का, तो उनका न्यूट्रिशन, उनकी हेल्थ आ जाएगी, उनका अर्ली चाइल्डहुड केयर, वो जो बच्चे हैं छोटे छोटे जिनको छोड़ दिया जाता है, उनकी एजुकेशन आ गई, उसके साथ उनका वेलफेयर, उनकी प्रोटेक्शन, अगर ऐसी कोई बच्ची है जिसका रिहैब होना है, रिहैबिलिटेशन, और वुमेन सेफ्टी और एम्पावरमेंट पे जोर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए लाने की बात की जा रही है बेटा, तो आप याद रखेंगे ये किसके तहत लाने की बात की जा रही है, तो आप याद रखेंगे इस पंखुड़ी प्लेटफॉर्म के अंदर लाने की बात की जा रही है, ठीक है। अगर ये पोर्टल सही से काम कर गया तो माना जा रहा है कि 14 लाख से ज्यादा, गौर करना, 14 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ियां हैं, 5000 से ज्यादा हमारे पास चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है, 500 से ज्यादा शक्ति निवास है, 400 से ज़्यादा हमारे पास शक्ति सदन है, उन सब की मदद यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम गौर करते हैं, जो भारत सरकार है उसकी भी बहुत सारी स्कीम्स है, किसको लेकर यहाँ पर, तो वुमेन्स को लेकर या बच्चों को लेकर। उसमें एक आ जाती है बच्चे, एक आ जाती है मिशन शक्ति। कौन सी आ जाती है बेटा यहाँ पर, मिशन शक्ति। और ये अपने आप में, ठीक है, अपने आप में एक बहुत बड़ी स्कीम है, गौर करना, बहुत बड़ी स्कीम है, जो कि औरतों की सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी बात करती है और औरतों को एम्पावर करने की बात भी करती है, ठीक है। उसके अलावा एक और आ जाती है जिसका नाम है मिशन वात्सल्य, ठीक है, वात्सल्य ये कहा जाता है। वात्सल्य मतलब उन छोटे छोटे बच्चे, चाइल्डहुड बच्चों की यहाँ पे बात की जा रही है। और उसके अलावा आ जाता है आपके पास, उसके अलावा आ जाता है मिशन सक्षम, ध्यान रखना, सक्षम आंगनवाड़ी, ठीक है, आंगनवाड़ी आ जाएगा आपके पास, और प्लस एक आ जाएगा पोषण अभियान, ठीक है, पोषण अभियान भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप इसके साथ नोट कर लेंगे, ठीक है। और ये तीनों स्कीम्स कब कब इनिशिएट हुई है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। अगला कहता है एक नया उदय आया है, ठीक है। क्या नाम है इसका, यहाँ पर उदय है, ठीक है। तो उदय क्या है इसको समझते हैं और ईजी भाषा में से क्लियर करते हैं। कहता है नीलकंठ जो मिश्रा है, जो कि चेयरमैन है किसके, UIDAI के, जिसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसके पास है ये मंत्रालय, तो आप सबने पढ़ा हुआ है, ये आता है अश्विनी वैष्णव के पास, ठीक है, अश्विनी वैष्णव के पास ये मंत्रालय आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, कहता है एक नया आधार मास्कट को यहाँ पर क्या किया है, लॉन्च करा है, जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है उदय। अब उदय के अंदर क्या किया जाएगा, क्या अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको इजी भाषा में समझना। ये जो उदय है ये करेगा क्या, क्या मदद करेगा हमारी, तो गौर करना, ठीक है। देखो इसका मेन काम क्या रहेगा बेटा, कि जितनी भी आधार से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मतलब जितनी भी आधार कार्ड से रिलेटेड या आधार से रिलेटेड हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो मतलब प्रॉब्लम्स जो है, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा अगर बात की जाए तो उनकी जो सर्विसेज है, मान लो ये जो बॉडी है
UIDAI कोई नया प्रोग्राम लाना चाहती है, किसके अंदर, इसके अंदर ही, आधार कार्ड के अंदर ही, ठीक है। तो गौर करना, हमें सारी सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये उदय करेगा। तो क्या बोलने की बात की जा रही है, समझो। कहता है ये चाहता है, मतलब ये जो UIDAI है ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि आधार से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वो आपको ईजी तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में, रिलेटेबल हो, मतलब ऐसे काम की न्यूज़ आप तक क्या किया जाए, पहुंचाया जा सके, ठीक है। मतलब ये आम भाषा में भी लोगों की क्वेरी को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। तो अगर मेरा आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी मथा बची है कि मुझे लगता है कि यार ये वाला मैटर तो मेरा सॉल्व नहीं हो रहा है, ये काम कौन करके देगा सारा, ये कौन करेगा, यहाँ पर उदय करेगा। कहता है आधार से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट करनी है, मान लो मुझे अपने आधार कार्ड में कुछ अपडेट करना है तो भी यही काम करेगा। अगर मान लो वेरिफिकेशन है, मतलब वेरिफिकेशन है फॉर एग्जाम्पल कि यार यहाँ पे वेरीफाई होना, यहाँ पे नहीं होना, तो ये भी कौन काम करेगा, तो आप याद रखेंगे उदय करेगा। मतलब आप मोटी मोटी भाषा में कह लो कि उदय क्या बनकर आ रहा है, यहाँ पे फ्रेंड बनकर आ रहा है, या फ्रेंड रिलेटेड पोर्टल आपको देखने को ये मिल जाता है, ठीक है। मास्कट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब क्या कहता है बेटा, यहाँ पर ये भी हमें बताएगा कि कहाँ हमें इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी रैंडमली किसी ने फ्रॉड कॉल करा और कहा कि भाई आधार कार्ड दिखाओ, तो हम अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं वहाँ पे, नहीं, ये भी नहीं है। वहाँ पे बोलने का मतलब है ये हमें हर चीज से क्या करेगा, बचाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, अब गौर करो कि इस तरीके का एक मास्कट बनाना था, तो ये मास्कट बनाना इतना आसान तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर बड़ी क्रिएटिविटी है। अगर आप गौर करेंगे तो भारत सरकार ने क्या करा, एक पोर्टल को लॉन्च करा जिसका नाम था माय गवर्नमेंट पोर्टल। क्या नाम था बेटा इसका, माय गवर्नमेंट पोर्टल करके, ठीक है। ये पोर्टल था। इस पोर्टल में भारत सरकार ने कहा कि हमें एक मास्कट की ज़रूरत है और हमें एक नाम की ज़रूरत है, ठीक है। नाम की ज़रूरत है किसके लिए, जो कि ऐसे काम करेगा, ठीक है। इस तरीके से उनको डिस्क्रिप्शन दी होगी और उस डिस्क्रिप्शन के तहत गौर करना, ये जो मास्कट का डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये किसने डिज़ाइन करा है, तो आप याद रखेंगे अरुण गोकुल ने। और अरुण गोकुल कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, केरला से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। कहता है ये जो नाम है उदय, जो कि किसको दिखा रहा है, प्रोग्रेस को, ग्रोथ को, एम्पावरमेंट को दिखा रहा है, ये नाम किसने दिया यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे रिया जैन ने, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी प्लेयर्स हैं, सेकेंड थर्ड लोग हैं और भी हैं। और हैरानी की बात यह बेटा कि कम से कम 875 लोगों ने, ठीक है, ऐसे फोटोज भी भेजे होंगे, कई फोटो भेजे होंगे और कई नाम भी क्या करे होंगे यहाँ पे होंगे, ठीक है। और इसी के तहत ये दो लोग यहाँ पर जीत कर आते हैं, ठीक है। जीत कर मतलब कि इस तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। कहता है उदय जो है वो क्या है, यहाँ पे एक रेसिडेंट फेसिंग कम्युनिकेशन कंपेनियन है, जो आधार कार्ड से जितनी भी है उनको क्या करेगा और आसान करेगा, क्लियर करेगा, और ये यूजर फ्रेंडली रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी इसे यूज नहीं कर सकता, बड़े आसान से आप इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। कहता है मास्कट जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स को क्या करेगा, यहाँ पर हमें मदद भी करेगा, ठीक है। तो ये आप इसके साथ पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। अब गौर करना, UIDAI के बारे में सीख लेते हैं, ठीक है। जब भी हम UIDAI के बारे में बात करते हैं तो ये बॉडी कब बनी है, तो याद रखना 2016 में। कैसी अथॉरिटी है, तो याद रखना ये एक स्टैट्यूटरी क्या आती है अपने पास, अथॉरिटी है, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलता है, इसका हेडक्वार्टर हमें नई दिल्ली में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आता है आकाशा एयर, जो है उसने ज्वाइन कर लिया है किसको, IATA को। गौर करना बच्चे, IATA को मतलब क्या हो गया, इस बॉडी का नाम क्या है, इसको समझते हैं और इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। समझो बेटा, देखो क्या है। कहता है सबसे पहले IATA के बारे में समझो, ठीक है। समझो IATA जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये ग्लोबल एयरलाइन बॉडी है, आप ऐसा कह सकते हैं, ग्लोबल एयरलाइन बॉडी है, या एयरलाइन इंडस्ट्री को दिखने वाली बॉडी है, ठीक है। कहता है कि ये एक ग्लोबल ट्रेड एसोसिएशन है, मतलब एक ग्रुप कह सकते हैं, जिसका मेन काम है किस इंडस्ट्री को डिपिक्ट करना या बताना, एयरलाइन इंडस्ट्री को, ठीक है। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, ध्यान रखना मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल कहाँ पर आता है बच्चे, कनाडा में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कहाँ, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, मॉन्ट्रियल कनाडा में
आते हैं। और अगर हम इस बॉडी की बात करें कि ये बॉडी कब बनी थी, तो ये 1945 में ये बॉडी हमारे पास बनी थी। ठीक है, कौन सी वाली बॉडी, तो याद रखना अपने पास IATA। ठीक है, ये क्लियर हुआ पहले आपके पास। कहता है अशाका जो एयर है वो इंडिया की पांचवा या मतलब पांचवा इंडियन मेंबर बना है, जो किसका पार्ट बना है बच्चे, IATA का, जो कि एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिंग बॉडी है ओवर कितनी एयरलाइन से, 360 और मोर देन 80% ऑफ ग्लोबल एयर ट्रैफिक। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं जो एयरलाइन है, ये जो असाका एयरलाइन है, इसने सक्सेसफुली पास कर लिया है। क्या पास कर लिया है, जो भी IATA के कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, अब दिसंबर 2025 में क्या हुआ कि कुछ सेफ्टी ऑडिट होने थे। सेफ्टी ऑडिट का मतलब हो गया एक जहाज कितना कैपेबल है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, या मतलब कितना सेफ्टी पर्पस के लिए कितना ज़्यादा ये कैपेबल है। इन सब चीज़ों को क्या किया गया, वहाँ पर चेक किया गया, और उस चेक में कौन पास हो गया बेटा, यहाँ पर असाका यहाँ पर पास हो चुका है। ठीक है, असाका एयरलाइंस कब लॉन्च हुई थी, तो आप याद रखना है बेटा, ये कब लॉन्च हुई थी, 2022 में ये हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कब लॉन्च हुई थी ये, तो आप याद रखेंगे 2022 में, और बहुत जल्दी ही आप ऐसा कह सकते हैं यंगेस्ट, कह सकते हैं इसे यंगेस्ट एयरलाइन जो इस प्रकार के क्या हो रही है यहाँ पे, इस प्रकार से एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐड हो रही है। ठीक है, उसके अलावा अगर गौर किया जाए तो इसके हेड कौन आते हैं, तो इसके हेड कौन आते हैं अपने पास, विनय दुबे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये लिख लेंगे और इसमें कुछ नहीं करना है। इसके अलावा 4 इंडियन अदर वो कौन कौन सी हैं, मतलब अगर गौर किया जाए वो इंडियन कैरियर्स कौन कौन सी हैं, तो याद रखना एयर इंडिया, एक है एयर इंडिया एक्सप्रेस, उसके बाद कौन सी आती है आपके पास यहाँ पे, इंडिगो आ जाती है आपके पास, और इंडिगो के बाद अगर हम बात करते हैं स्पाइस जेट भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कहता है जो नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ पर हुई है बच्चे, गुवाहाटी असम में हुई है। ठीक है, गौर करना, असम गुवाहाटी कहाँ पर आता है, इंडिया के ईस्ट में आता है, तो इसको आप ऐसा कह देंगे कि एक पॉलिसी है जिसका नाम है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्या कहते हैं बेटा इसको, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मतलब किसको हमने यहाँ पर तवज्जो देनी है, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट को यहाँ पर तवज्जो देनी है। तो क्या कह रहा है समझो, कहता है इसकी थीम है इंडियन टेक्सटाइल वेविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। मतलब हमें इंडियन टेक्सटाइल मार्केट को इतना कैपेबल करना है कि वो ग्लोबल लेवल पे क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, ये बोला जा रहा है। कहता है इस इवेंट की अगर बात की जाए तो इंडियन इस रिपोर्ट का एक नाम भी आता है यहाँ पे, इस इवेंट के दौरान एक रिपोर्ट भी आती है यहाँ पे जिसका नाम है इंडियन टेक्सटाइल एटलस स्टेट कॉम्पीडियम 2025, जिसको रिलीज किया गया। कहता है इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला गया कि क्या इसी के अंदर एक चीज और लॉन्च की गई कि डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखना प्लान, जो कि क्या करेगा यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ। बोलने का मतलब है जो इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर है उसको इतना कैपेबल और क्या बनाएगा, सक्षम बनाएगा। ठीक है, कहता है इसका एम है कि जो 100 हाई क्या जाते हैं पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको क्या बनाया जाए, ग्लोबल एक्सपोर्ट चैंपियन बनाया जाए, और एलिवेट मतलब उठाया जाए किनको यहाँ पर 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को, ताकि वो क्या बन सके, एक बहुत बड़े हब बन सके। ठीक है, अगर आप अपने देश में हब बनेंगे तभी तो आप बाहर जा पाएंगे ना, या बाहर वाली मार्केट में आप क्या कर पाएंगे, अपने आप को शो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। अब गौर करना यहाँ पर दो चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। एक आता है बेटा कस्तूरी कॉटन, याद रखना, एक आता है कस्तूरी कॉटन को प्रमोट करने की बात हुई है, और एक हुई है बेटा सिल्क को प्रमोट करने की बात। सिल्क में बहुत सारी कैटेगरीज मतलब वेराइटीज होती हैं, उसमें एक आता है मोगा, एक आ जाता है इरी, ERI, इन दोनों को प्रमोट करने की बात की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। अब गौर करना, और ये कहां पर हुआ है सारा का सारा, तो याद रखना ये सारा का सारा कहाँ पर हुआ है, असम में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो असम से रिलेटेड भी 2-4 फैक्ट फटाफट सीख लेते हैं ताकि आपके पास क्या हो जाए, ये कंप्लीट आपके पास यहाँ पे हो जाए। ठीक है, आइए आगे गौर करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर असम के बारे में। ठीक है, गौर करो बच्चा, असम कब बना था, तो याद रखना है 26 जनवरी 1950 को आपको देखने को ये मिलता है। ठीक है, असम की बात की जाती है तो आप सब ने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर।
वॉर, ठीक है, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर जब हुई थी 1826 के आसपास, ठीक है, वैसे तो 24 के आसपास हो गई थी, 26 के आसपास, तो माना जाता है कि ये किसका पार्ट बन चुका था बेटा, तो आप याद रखेंगे ये किसका पार्ट बन जाता है, ये पार्ट बन जाता है ब्रिटिश इंडिया का, ठीक है। आज की अगर हम बात करें तो ये कब बना है स्टेट अपने पास, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, असम की बात करते हैं, तो इंडिया की फर्स्ट जो ऑयल रिफाइनरी सेट हुई थी, गौर करना, वो कहाँ पर हुई थी बच्चे, डिगबोई में, और डिगबोई में कब बनी थी, तो याद रखना 1901 में, एक क्वेश्चन बन गया। उसके अलावा वर्ल्ड का आप याद रखेंगे यहाँ पे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, रिवराइन का मतलब क्या हो गया, नदी पर बनने वाला, तो रिवराइन आइलैंड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, नदी पर बनने वाला, समुद्र में तो कई आइलैंड बनते हैं, ठीक है, रिवराइन आइलैंड, जिसका नाम क्या आता है बेटा, जिसका नाम आता है मजौली, क्या नाम आता है इसका, मजौली। और याद रखना कौन से रिवर पर है, तो रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्रा, क्या नाम आता है इसका, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर को भी क्या करता है, शेयर करता है, और इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो याद रखेंगे बांग्लादेश के साथ ये क्या करता है, बॉर्डर को शेयर करता है, ठीक है। कई बारी बेटा, कई बारी हम इसे ब्रह्मपुत्रा को ध्यान रखेंगे, इसे हम कई बारी सौरो ऑफ क्या कह देते हैं, असम भी कहते हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, क्या कह देते हैं बेटा इसको, हम सौरो ऑफ असम के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करें यहाँ पर, या फिर आप ऐसा कह सकते हो, हाँ, फेस्टिवल्स की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा आपके पास बिहू, बिहू वैसे 3 बार मनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक आपके पास आ जाएगा अम्बुबाची, ठीक है, अम्बुबाची मेला भी आ जाता है आपके पास, पूरे फेस्टिवल की तरह इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो कौन कौन सा आ गया, एक आपके पास एक आ गया बिहू, एक कौन सा आ गया आपके पास, अम्बुबाची मेला। उसके बाद है बवी सागू पढ़ते होंगे इसको, ठीक है, बवी सागू, ये आप इसके साथ ऐड यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी वगैरह में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला वाला हो गया सबके पास। अगला कहता है बच्चे, इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा है डाइम को, डाइम का फुल फॉर्म क्या आएगा, डिपोर्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, गौर करना ये क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मेन एम क्या है बेटा, गौर करना, जिसका मेन एम है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करना। लॉजिस्टिक क्या होता है बेटा, सामान कह सकते हैं आप लॉजिस्टिक को, तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को क्या करना है यहाँ पर, लॉजिस्टिक को क्या करना है, मैनेज करेगा, साथ ही कमांडर्स की मदद करेगा ताकि वो और जल्दी, मतलब हर काम उन तक जल्दी पहुंचे, या फिर उनके पास लॉजिस्टिक जल्दी पहुंचे, लॉजिस्टिक का मतलब सामान जल्दी पहुंचे, वो और इन्फॉर्म्ड रहे और बहुत जल्दी क्या ले सके, एक डिसीजन की तरफ बढ़ सके। तो कहता है ये जो प्लेटफॉर्म है ये किसने डेवलप करा है, मतलब इंडियन आर्मी ने, और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन और जियो इन्फॉर्मेटिक्स किसके अंदर, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी के अंदर। अब ये क्या करेगा बेटा, समझना, ठीक है, इजी भाषा में समझना। मान लेते मतलब आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, इंडियन आर्मी के लिए ये क्या है बेटा, एक ब्रह्मास्त्र है जो हर जगह पर, गौर करना, हर जगह पर, हर जगह का मतलब क्या हो गया, चाहे उबड़ खाबड़ एरिया हो, चाहे प्लेन एरिया हो, चाहे कैसा भी एरिया हो, वहां पर एक सही ट्रैकिंग करेगा। आर्मी के फ्रंट लाइन मतलब मान लो कहीं वॉर चल रही है, कहीं बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं वो, फ्रंट लाइन से लेकर हेडक्वार्टर तक हर चीज का क्या करेगा, रियल टाइम ट्रैकिंग किया जा सकेगा। अब इसको और इजी भाषा में समझते हैं, मतलब आप ऐसा कहेंगे कि जो लॉजिस्टिक चीज़ है, लॉजिस्टिक में क्या क्या आ जाएगा, जैसे वेपन, इम्यूनाइजेशन मतलब जो हथियार होते हैं, स्पेयर पार्ट हो गए, किसी चीज़ के स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ गई, कोई व्हीकल हो गया, कोई इक्विपमेंट हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, इंजीनियरिंग स्टोर हो गया, इन सब को लाइव ट्रैक कर पाएगा कौन, ये डाइम प्लेटफॉर्म। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। इससे क्या मदद होगी, इससे जितना भी पेपर वर्क है बेटा वो कम हो जाएगा और लॉजिस्टिक और तेज हो जाएगा। मान लो वॉर लाइक अगर कहीं सिचुएशन है तो फटाफट डिसीजन लिया जाएगा, पार्टिसिपेट किया जाएगा, और कमांडर्स को जो रियल टाइम में मतलब वो देख सकेंगे कि कौन सी आइटम कहाँ पर है, कौन सी चीज़ खत्म हो रही है और कौन सी चीज़ को स्टॉक पे लेकर आना है। ये कौन कर पाएगा बेटा, वहाँ पर जो बड़े बड़े कमांडर लोग हैं वो इस चीज़ को प्रॉपरली कर पाएंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये किससे रिलेटेड आता है आपके पास, इंडियन आर्मी से रिलेटेड आता है, ठीक है। अगला
लिखा है वहाँ पर, पेपर वर्क खत्म हो जाएगा इससे, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपके पास लिखी हुई हैं, ठीक है। चलिए अगला कौन सी आती है अब आपके पास यहाँ पे, इंटरनेशनल न्यूज़। और इंटरनेशनल के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है, आता है आपके पास कौन सा वाला, यूएसए ने विड्रॉ कर लिया है 66 इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, यूएसए ऐसा पहले भी कर चुका है। तो यूएसए पहले यूनेस्को से भी क्या कर चुका है, अपने आप को बाइकआउट कर चुका है। बाइकआउट मतलब उसको मतलब बिल्कुल ही निकाल चुका है, निकालने मतलब उससे निकल चुका है। और उसके अलावा एक आपने पढ़ा है UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इन सब से भी पहले ही क्या हो चुका है, ये निकल चुका है, ठीक है। तो अब हमारे पेपर के लिए 66 के 66 तो याद करके जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी यहाँ पर, डोनाल्ड ट्रंप की, तो मुझे तो थोड़ा सा पर्सनली बेवकूफ़ी लगता है ये, पर चलो आप ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि अब ये लैब आपके पास वो रहेगा। तो आप याद रखेंगे बेटा, माना जा रहा है इस तरीके से कि अगर हम बात करते हैं इस बंदे ने क्या करा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसने मतलब कि क्या करा, 66 जो अपने पास क्या है इस समय की जो बड़ी बड़ी कह सकते हैं ये जो यूएन की जो बॉडीज़ हैं उनको क्या कर दिया यहाँ पे, उन सबको यहाँ पर क्या कर दिया है, बाइकआउट कर दिया या फिर उनसे अपने आप को एग्जिट कर लिया, ठीक है। अब क्या है बेटा पंगा, देखो कहता है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करा है, ऐसे नहीं कि लल्लू पंजू काम करा, पक्का काम करा, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करा। उसके बाद एक प्रेसिडेंट मेमोरेंडम वहाँ पर हुआ और बोला गया कि हम 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी, कमीशन, इन सब के साथ क्या करते हैं, हम अपना रिश्ता तोड़ते हैं, ठीक है। रिश्ता तोड़ने का मतलब हो गया कि फंडिंग भी रुक जाएगी। गौर करना, यूएसए कहीं ना कहीं फंडिंग के मामले में भी जाना जाता है, फंडिंग भी यहाँ पर रुक जाएंगी। उसमें से एक इंडिया के द्वारा स्टार्टअप किया गया एक प्रोग्राम था जिसका नाम क्या था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आप मुझे बताएंगे इसके हेडक्वार्टर का है, हर क्लास में मैंने ये कराया हुआ है आपके पास। उसके बाद कहता है और भी यूएन की एफिलिएटेड एंटिटीज़ है, उसमें से अगर गौर किया जाए तो 35 नॉन यूएन ऑर्गेनाइजेशन है और 31 क्या है, यूएन की एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब गौर करना, अभी चलो ये सब तो फिर भी ठीक था, ठीक है। उसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो इसने और किससे विड्रॉ कर लिया, ये देखो यहाँ पर कहता है सबसे बड़ा तो यहाँ पे ये झटका लगता है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन जो क्लाइमेट चेंज है इससे भी क्या कर लिया बेटा, यहाँ से विड्रॉ कर लिया, ठीक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल 2024 का जब डेटा देखा गया, 24-25 वाला, तो उसमें 24% कह सकते हैं CO2 का कंट्रीब्यूटर कौन मिला हमें, यहाँ पे यूएसए मिला, ठीक है। तो यूएसए जैसा देश जो कि कभी क्या सोच रहा था यहाँ पर, जो कि मतलब इस तरीके से अपने मतलब जो इस तरीके से अपने आप को दिखा रहा था कि नहीं हम तो नेचर की बड़ी चिंता करते हैं, हमें तो नेचर की बड़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, उसी ने क्या कर लिया, यहाँ पर विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि इससे विड्रॉ करने का मतलब है कि यूएसए जो खुद सबसे बड़ा कार्बन को एमिट करने वाला है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, विश्व भर से मतलब अपने आप को मना कर रहा है। अब यूएसए की कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, याद रखना, जिसके कारण वो पीछे हट रहा है और माना जा रहा है ये यूएसए का एक रिग्रेसिव स्टेप की तरह इसको देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा इसे, रिग्रेसिव स्टेप की तरह इसे देखा जाएगा, ठीक है। तो और इसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला वाला अगला आता है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। याद करो मैंने पिछले ही लेक्चर में जहाँ जहाँ क्लासेस ली थी वहाँ पर कराया था कि यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन्स हैं। याद करो ज़रा सा, कितने ऑर्गन्स आते हैं, 6 ऑर्गन आते हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आ जाता है। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। याद करो ये सब कराया हुआ है आपको, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। उसके बाद यूएन सेक्रेटरीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, सेक्रेटरीट आ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है। तो गौर करो हम इस बॉडी की बात कर रहे हैं, तो इस बॉडी के अकॉर्डिंग क्या किया गया, 2026 को, गौर करना, 2026 को क्या घोषित किया जा रहा है, तो इसे घोषित किया जा रहा है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड। रेंजलैंड क्या मतलब क्या होता है, मतलब आप इसको इजी भाषा में ऐसा कह सकते हैं, रेंजलैंड का मतलब हो गया जहां पर कौन चरते हैं बेटा, जहां पर कौन चरते हैं, ये मतलब रेंजलैंड का मतलब हो गया ऐसे बड़े बड़े ग्रासलैंड, जैसे कि आपने वर्ल्ड में सुने होंगे सवाना, सवाना के बाद आपने डेजर्ट, मतलब ये सारा एरिया आ जाएगा। श्रब लैंड भी कहते हैं, मतलब
छोटे वाले पौधे भी, सवाना बड़े बड़े जंगल भी, और ध्यान रखना रेंज लैंड पूरी पृथ्वी का 1/3 एरिया क्या करते हैं यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। दूसरे कौन आते हैं? पेस्टोलिस्ट। पेस्टोलिस्ट उन लोगों का ग्रुप होता है बेटा जो कि अपने खाने की तलाश में, मतलब अपने जीवन जीने के लिए पशुओं पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो कहता है 76वां सेशन हुआ इसका, कहाँ पर? न्यूयॉर्क यूएसए में, और वहीं पर यह डिसाइड किया गया। कहता है इसका एम क्या है? लोगों में अवेयरनेस फैलाकर लेकर आना। किसको लेकर बच्चा? रेंजलैंड्स को लेकर, पेस्टोलिस्ट को लेकर, और आने वाले टाइम पर इनके लिए पॉलिसीज बनाई जाए ताकि इनका सस्टेनेबल प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो, ये अपनी आजीविका मतलब लाइवलीहुड को प्रॉपर वहाँ पर चला सके। और उसके अलावा FAO जिसके हेडक्वार्टर हमें कहाँ मिलते हैं बच्चे? जिसके हेडक्वार्टर हमें रोम इटली में मिलते हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर एक पार्टिसिपेटिंग बॉडी की तरह काम करता है, ठीक है। और ये कब बना था? तो याद रखना 16 अक्टूबर 1945 को ये हमारे पास बना था, ठीक है। अगर हम पूरे के पूरे वर्ल्ड पे बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे पेस्टोलिस्ट हैं। पेस्टोलिस्ट का मतलब हो गया ऐसे लोग जो अपने जीवन यापन के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। इसमें एक नाम आ जाएगा मसाई। मसाई आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं बेटा? तो मसाई आपको अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। उसके बाद मंगोलॉइड, इनको नोमैड्स कहा जाता है, ठीक है, ये आ जाएंगे आपके पास। उसके अलावा बेदुइन्स भी कहते हैं इनको, बेदुइन्स कहते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे लोग जो कहाँ पर किस पे निर्भर रहते हैं बेटा? जो कि निर्भर रहते हैं किस पे? अपने पशुओं पे चारे के लिए, ठीक है। उसके अलावा एक सामी आ जाएंगे, ठीक है, सामी भी आ जाएंगे, याद रखना। और एक इंडिया के आ जाएंगे, ठीक है, एक इंडिया का भी आएगा। और इंडिया वाले का नाम आपके पास क्या होगा? रायकास। क्या नाम होगा इसका? रायका। तो ये आप इसके साथ नोट कर लेना, रायका, ठीक है। ये कैसे ग्रुप है बेटा? बताना जरा सा, ये कैसे ग्रुप है जो अपने चारे के लिए, मतलब अपने जीवन यापन के लिए पशुओं पर निर्भर रहते हैं। ये आपको राजस्थान प्लस कहाँ पर देखने को मिल जाते हैं? गुजरात में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा आता है? साइंस और टेक। इसको भी पढ़कर यहाँ पर खत्म करते हैं, ठीक है। आइए, कहता है हम सबको पता है हमारे जो सैनिक लोग हैं, ठीक है, वो बड़ी दूर दराज एरिया में क्या रहते हैं? तैनात रहते हैं। तो उनके पानी वानी, खाने पीने सबकी देखभाल करनी पड़ती है। तो क्या किया गया समझो। कहता है जो डिफेंस लेबोरेटरी है, कहाँ की बेटा? जोधपुर की, जो कि किसके अंदर काम कर रही है? DRDO के अंदर काम कर रही है। इसने एक पोर्टेबल आप समझ पा रहे हैं, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, इस प्रकार का एक वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम बनाया है। गौर करना, क्या बनाया? वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, जिसको हम स्वदेश कह सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होगा सी वाटर डिसैलिनेशन। नाम से क्लियर, डिसैलिनेशन मतलब जो उसमें नमक के कण है, जो चीजें कण है, उनको हटाकर उसे पीने लायक पानी बनाना, ठीक है। माना जा रहा है कि ये जो अपने पास प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, ये सिस्टम बेटा मैनुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है, मतलब इंसान भी इसको ठीक कर सकता है। इसके अलावा इंजन से भी इसको क्या किया जा सकता है? ठीक, मतलब इंजन से भी चल सकता है, मैनुअली भी चल सकता है, इंजन से भी। कहता है ताकि एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके किसको बच्चा? सोल्जर्स को। और कौन से वाले सोल्जर्स? जो रिमोट एरिया में, रिमोट मतलब उन दूर दराज वाले एरिया में है, जो कोस्टल एरिया में है, या ऐसे एरिया में है जहां पानी की बड़ी ज्यादा क्या है? कमी है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। अगला कहता है ये जो इंजन ऑपरेटेड वेरिएंट है, अगर ये इंजन से चलाया जाए तो ये कितना सी वाटर क्या कर सकता है? डिसैलिनेट कर सकता है। तो याद रखना क्या लिखा है यहाँ पे? अप टू 35,000 मिलीग्राम तक, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। और कहता है मतलब 35,000 मिलीग्राम से कितने में ला सकता है? उसको 500 मिलीग्राम पे लेकर आ सकता है, और ताकि 20 से 25 सोल्जर्स इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैनुअल यूनिट पे चलता है तो भी ये क्या करेगा? डिसैलिनेट तो करेगा, मतलब नमक के कण कुण को तो कम करेगा, पर कितने लोगों, कितने पर्सनल्स के लिए काम हो सकता है? तो कितने सोल्जर्स इसको यूज कर पाएंगे? 10 से 12, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वहां पर ये कैपेबल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो सीधा सा करंट अफेयर है। अगला कहता है इंडियन आर्मी ने क्रिएट कराया है भैरव को। क्या क्रिएट करा है यहाँ पे? भैरव, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार के पिक्चर्स को। क्या नाम आता है इसका? इसका नाम आता है भैरव, ठीक है। अब समझना भैरव क्या है बेटा। आप ऐसा समझ सकते हैं, एक न्यू क्लास है, एक हाईटेक
कॉम्बैट यूनिट है किसकी, इंडियन आर्मी की। ठीक है, समझना इसको, इजी भाषा में समझते हैं। ठीक है, कहता है इंडियन आर्मी ने एक फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए एक फोर्स बनाई है जिसका नाम है भैरव। ठीक है, अब भैरव की अगर बात की जाए तो क्या किया जाएगा, एम्ड एट एनहांसिंग इंडियाज कॉम्बैट कैपेबिलिटीज। ठीक है, बोलने का मतलब हो गया कहीं लड़ना वड़ना पड़ जाए तो ये भैरव सबसे आगे रहेंगे। ठीक है, कहता है इंटीग्रेटिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी होगी इनके पास और एस्टेब्लिशिंग अ पूल ऑफ कितने ट्रेनीज का यहाँ पर, तो ओवर 1 लाख ट्रेंड ड्रोन ऑपरेटिव्स भी यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, कहता है जो भैरव बटालियन है उसको किसने बनाया बेटा, इंडियन आर्मी ने। इसको स्पेसिफिकली क्रिएट किया गया है किस चीज के लिए बेटा, ताकि हाई स्पीड और एकदम कहीं अटैक करना पड़ जाए, बड़ी जल्दी में अटैक करना पड़ जाए, तो ये ना हो कि सारी फोर्सेस को तैयार करना पड़ जाए कि आओ लड़ना, यहाँ पर ये टाइम ही ना मिले। ठीक है, मान लो ये टाइम ही नहीं मिलता, अगर पड़ोसी कंट्री हम पे अटैक कर देती है तो उन जगहों पे हाई स्पीड ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल ये कैपेबल है। तो इसका मेन एम क्या है, जो पैरा स्पेशल फोर्सेस हैं और जो रेगुलर इन्फेंट्री बटालियंस हैं जो रेगुलर है अपने पास, उनके बीच का जो गैप है उसको क्या करना, मजबूत कर, उनके बीच के गैप को भरना। ठीक है, क्या कर पाएंगे, स्पेशल ऑपरेशन कर पाएंगे और भैया खत्म करके ही लौटेंगे। ठीक है, कहता है सो फार द इंडियन आर्मी हैज रेज्ड अप्रोक्सीमेटली कितनी भैरव बटालियंस हैं, 15 याद रखना, और उनको कहां पर लाया गया है, बोथ बॉर्डर कहां पर है, याद करो जरा सा, एक आ जाएगा अपने पास पाकिस्तान वाला, एक बांग्लादेश, एक चाइना, ये सारी बेल्टों पे यहां पर इनको लॉन्च किया जाएगा। कहता है इसके साथ साथ जो अभी अपने पास कितनी, अभी तो 15 है बटालियंस, अभी कितनी करेंगे, उनको 25 कर देंगे। और ध्यान रखना ये नई बटालियन कहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली है, जयपुर में, राजस्थान में पार्टिसिपेट करेगी। सॉरी, ये परेड जो है 26 जनवरी की जो परेड है वहाँ पर क्या करेगी, पहली पब्लिक अपीयरेंस हमारे पास देगी। ठीक है, कहता है ये जो न्यू बटालियन है इन्होंने अपनी पहली अपीयरेंस कहाँ पर दी थी, जयपुर में कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, उसके अलावा अगर गौर किया जाए तो एक रुद्रा ब्रिगेड भी है जो कि विच आर ऑल आर्म फॉर्मेशन डेट कंबाइंड, जिसके अंदर इन्फेंट्री भी होगी, पूरी इक्विप्ड यूनिट भी होगी, वहां पर टैंक होंगे, आर्टिलरी तोपें, स्पेशल फोर्सेस और उसके अलावा अनमैन्ड एरियल सिस्टम भी होंगे ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सके। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि भैरव और रुद्र क्या है, तो इंडियन आर्मी के ही कह सकते हैं जल्दी से लड़ने वाली क्या है, ये विंग्स बनी है हमारे पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला उस्मान ख्वाजा जो कि पाकिस्तान बॉर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, इन्होंने क्या ले लिया है बच्चे, रिटायरमेंट ले लिया है, ये आप पढ़ लेंगे। और ये ऑस्ट्रेलिया के पहले कौन थे यहाँ पर, मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर थे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला सेक्शन आता है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स को भी पढ़कर वाइंड अप करते हैं, गौर करना। कहता है जो 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट होने वाला है वो कहाँ पर किया जाएगा, तो वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसको पूरा का पूरा किया जाएगा। इसके लिए 2 मास्कट आए हैं, एक आया बच्चे नंदू की अगर बात की जाए तो नंदी फुल ऑफ स्ट्रेंथ, जो कि किसका व्हीकल है, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड शिवा का। और उसके बाद आता है नीरा क्या है यहाँ पर, नीरा है गंगा रिवर डॉल्फिन, जो कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस को यहाँ पर शो करती है। ठीक है, अब ऐसे तरीके का चीजें क्यों कराई जा रही हैं, ताकि क्या किया जा सके बेटा, जो 2030 में क्या होने वाले हैं बेटा, कॉमनवेल्थ गेम्स, क्या होने वाले हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, उनके लिए हमारे लोगों को कैपेबल किया जाए और ग्लोबली ये जो वॉलीबॉल जैसी गेम है इसको ग्लोबल विजन यहाँ पर मिले। और ध्यान रखना जो 2030 का जो अपने पास क्या होने वाला है कॉमनवेल्थ, ये कहाँ पर होगा, इंडिया में। ठीक है, उसके अलावा 2036 के जो क्या होंगे बेटा, ओलंपिक्स होंगे, जिसमें भी इंडिया ने अपना नाम दे रखा है। तो इंडिया यहीं से तो सीखेगा कि कैसे होस्ट करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर की जाएंगी। ठीक है, तो ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे अपने पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला, अगला आता है कौन सा वाला, रैंकिंग को भी देख लेते हैं। ठीक है, अगला कहता है उत्तराखंड जो पुलिस है, गौर करना, जो उत्तराखंड की पुलिस है उसने क्या करा यहाँ पे, उसका पहला रैंक आया है किस चीज में बेटा, तो उसका पहला रैंक है इंटर ऑपरेबल
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, किसके अंदर, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, जिसका 2.0 रैंकिंग है। अगर हम उत्तराखंड पुलिस के स्कोर की बात करें तो 93.46 इसका स्कोर आता है। कहता है ये डेटा किसने रिलीज करा, तो ये डेटा रिलीज करा एनसीआरबी ने। और गौर करना क्या काम करेगा ये, मतलब इस पुलिस ने क्या करा है, तो गौर करेंगे। पहले तो ये प्लेटफॉर्म को समझो, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सारे पिलर्स को जोड़ता है। कौन से वाले, जस्टिस को लेकर, क्रिमिनल को लेकर, जिसके अंदर पुलिस आ जाएगी, कोर्ट्स आ जाएंगे, प्रोसिक्यूशन आ जाएंगे, प्रिजन आ जाएंगे, लैब्स आ जाएंगी, फिंगरप्रिंट आ जाएगा, और जितना भी क्रिमिनल डेटाबेस है वो यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके का प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस प्रकार से अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, इसका रोल कहाँ पर, मतलब उत्तराखंड पुलिस का रोल कहाँ पर, एसडीआरएफ का मतलब हो गया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, कहाँ पर पार्टिसिपेट करा था 2025 कुंभ में। आप सबको पता है कितनी हपड़ा दपड़ी हो गई थी वहां पर। ठीक है, तो उसके तहत इसको ये चीजें दी गई है। ठीक है, सेकंड रैंक देखा जाए तो हरियाणा का है, और थर्ड किसका आता है, तो असम। आप ये यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, और जब भी हम एनसीआरबी की बात करते हैं तो एनसीआरबी कब बनी थी अपने पास, तो याद रखना 1986 को ये बनी थी अपने पास। किस कमीशन के अंदर, तो याद रखना टंडन कमीशन के अंदर। कौन सी कमीशन के अंदर बनी है, टंडन कमीशन के अंदर, याद रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर हमें नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इसके साथ जोड़ लेंगे, है ना। चलिए आगे वाला, अगला कौन सा आता है, अवार्ड्स वाला। अवार्ड्स को पढ़कर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, कहता है जो 98th एकेडमी अवार्ड्स होने हैं, कौन से वाले अवार्ड्स, 98th जो एकेडमी अवार्ड्स होने वाले हैं, उसके अंदर इंडिया की 5 पिक्चर्स को ऐड किया गया है। कौन सी कैटेगरी के अंदर, तो याद रखना बेस्ट पिक्चर कैटेगरी के अंदर। गौर करना, इन एकेडमी अवार्ड्स को हम और किस नाम से जानते हैं, ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। तो वो कौन कौन सी पिक्चरें हैं, तो आप याद रखेंगे वो कौन कौन सी पिक्चरें आपके पास आ जाती हैं। तो उस पिक्चर के अंदर आ जाएगा आपके पास कंतारा आ जाएगी, तन्वी द ग्रेट, और उसके बाद है महाअवतार नरसिम्हा आ जाएगी आपके पास। उसके अलावा है टूरिस्ट फैमिली आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा एक है सिस्टर मिडनाइट, एक सिस्टर मिडनाइट आपको देखने को मिलती है। और उसके अलावा जो है ये 5 पिक्चरें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो माना जा रहा है कि अगर मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहा, मतलब अगर ये चलता रहा, मतलब अभी तो और भी कंट्रीज से अभी रिकॉग्निशन आनी है। अगर सब कंट्रीज से रिकॉग्निशन अच्छी चलती रही तो फिर ये कंट्रीज, मतलब ये जो मूवीज हैं, ये क्या करेंगी, यहाँ पर ग्लोबली इनका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो कहता है, और आप सबको पता होना चाहिए कौन सी बॉडी इसे करती है, रिलीज करती है या कंडक्ट करती है, तो याद रखना है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस करके। ठीक है, तो कंतारा किसकी मूवी है, ऋषभ शेट्टी की। महाअवतार किसकी है, अश्विन कुमार की। और गौर करेंगे इसके बाद आती है तन्वी अनुपम खेर की। टूरिस्ट फैमिली अभिशन जेवनित की। उसके बाद सिस्टर मिडनाइट किसकी आती है, करण कंधारी की। ठीक है, अब एक और बात, ऑस्कर अवार्ड। गौर करेंगे ऑस्कर अवार्ड कब बने थे, तो याद रखना है ऑस्कर अवार्ड 1929 में बने थे, 1929 में बने थे। और ध्यान रखना सबसे पहले जो ऑस्कर मिला था वो किसे मिला था बेटा, वो मिला था भानु आथिया को। किसको मिला था, भानु आथिया को। किस चीज के लिए, तो याद रखना कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। किसके लिए मिला था बच्चे, कॉस्ट्यूम डिजाइन। और कॉस्ट्यूम डिजाइन कौन सी मूवी, तो याद रखना है गांधी मूवी के लिए। ठीक है, और कब मिला था, तो 1983 में। ठीक है, और जो लास्ट मिला है ऑस्कर इंडिया को, वो मिला था नाटू नाटू गाने के लिए। ठीक है, जो आपने RRR मूवी में देखा होगा। ठीक है, चलिए अगला आता है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि रेलवे मेंस का भी एक अपना पूरा का पूरा एक कह सकते हैं आप, उनका भी एक अपना रोल है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपनी अपनी फील्ड में कोई ना कोई रोल रहता है। तो गौर करते हैं, कहता है जो अश्विनी वैष्णव है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को संभालते हैं, उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। इन्होंने 100 रेलवे ऑफिसर्स को क्या दिए
दिए हैं और उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये अवार्ड दिए हैं। कौन से नंबर का था ये? तो 70th अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। और कितनी शील्ड गई यहाँ पे? तो 26 टॉप परफॉर्मिंग रेलवे जोन्स को भी मिला है। तो इंडिया में टोटल रेलवे जोन्स कितने हैं ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो टोटल क्या 19 है, क्या 18 है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे कहता है ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड है किस फील्ड में मिलने वाला? इंडियन रेलवे की फील्ड में मिलने वाला, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। और इसी साल 9 जनवरी को हमारी इंडियन रेलवे ने क्या कंप्लीट करा है? 100 ईयर ऑफ रेल इलेक्ट्रिफिकेशन को कंप्लीट करा है, ठीक है। उसके अलावा फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, गौर करना, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज हम किसे कहते हैं? तो याद रखो लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा? लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है। और एक बात याद रखना, हमारे पास मालगाड़ी पहले ही चल पड़ी थी, ध्यान रखना इस बात का, मालगाड़ी हमारे पास पहले ही चल चुकी थी। 16 अप्रैल 1853 को हमारे इंडिया में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। और वो पहली पैसेंजर ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी बेटा? तो बॉम्बे टू थाने चली थी। और याद रखना कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर ये क्या करेगी, क्या करा था इसने? चला था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इंडियन रेलवे के CEO कौन है, तो याद रखना ये दलित हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रही बेटा, ये डेटा ने इसी तरीके से न्यूज़ आई थी, तो याद रखना सतीश कुमार का नाम आता है आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला सेक्शन आता है आपके पास बुक्स एंड ऑथर्स। एक बुक है अपने पास, जिस बुक का नाम आता है आपके पास लोटस ब्लूमिंग इन द फायर ऑफ कोल्स। बोलने का मतलब हो गया सीधा सीधा सा, ये एक्चुअली में किसके ऊपर ये किताब है? तो ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के ऊपर ये किताब आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये किताब बताती है कि एक ऐसी लड़की जो कहाँ से बिलोंग करती है, जिसके ट्राइबल रूट्स हैं, गौर करना, जिसके ट्राइबल रूट्स हैं, वो बोलने का मतलब हो गया कबीले में रहने वाली लड़की, वो इस तरीके से राष्ट्र भवन तक पहुंची है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। और याद रखना बेटा, इनका द्रौपदी मुर्मू का एक्चुअली नाम क्या था? तो आप यहाँ पे देखेंगे उनका असली नाम था पुटी टूडू। क्या नाम था उनका? पुटी टूडू। और याद रखेंगे उनकी टीचर ने उनका नाम बदल के क्या रखा था? तो उनका नाम बदल के रखा था द्रौपदी रखा था। फिर बाद में उन्होंने एक मुर्मू से शादी करी है, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनसे शादी करने के बाद ये क्या बनी थी? द्रौपदी मुर्मू बनी थी, ठीक है। उसके अलावा किस ट्राइब से बिलोंग करती हैं? तो याद रखना है ये संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। और पिछले ही करंट अफेयर में आप पढ़ चुके हैं कि संथाली भाषा जो है वो 3rd लार्जेस्ट ट्राइबल हमें लैंग्वेज देखने को मिलती है। और संथाली जो है वो कहाँ कहाँ पर लोग रहते हैं ये वाले? तो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला वाला लास्ट सेक्शन आता है आपके पास, कौन सा वाला? डेज। और डेज को पढ़कर भी हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आइए तो डेज को भी पढ़ लेते हैं और इसके बाद अगर जो भी मतलब ये लास्ट रह गया आपके पास और इसके बाद इसे खत्म करेंगे, ठीक है। आइए, कहता है पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कहता है डेज वाले सेक्शन में, कहता है अर्थ रोटेशन डे। देखो बेटा, आप 6वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो यार, उसमें सब लिखा हुआ है ना। कहता है अर्थ की जो मूवमेंट्स हैं वो 2 प्रकार में डिवाइड हो जाती है। एक कौन सी होती है अपने पास? एक होती है रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या होता है? जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पे क्या करती है? घूमती है। और एक आता है आपके पास यहाँ पे कौन सा वाला? रेवोल्यूशन, जब वो क्या करती है? फेरे लगाती है। फेरे मतलब चक्कर लगाती है, किसके? सूर्य के चक्कर लगाती है। तो गौर करो, जो अर्थ का रोटेशन डे है वो 8 जनवरी को मनाया जाता है। और 8 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन की अगर बात की जाए तो अर्थ का रोटेशनल मोशन को सबसे पहली बार किसने ऑब्जर्व, कह सकते हैं किसने कहा था? तो फ्रेंच फिजिस्ट लियोन फेकॉल्ट ने कहा था 1851। और इन्होंने एक पेंडुलम एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है। मतलब अगर ये अर्थ है तो इसके ऊपर एक पेंडुलम था इस तरीके से, क्योंकि आप अगर गौर करेंगे तो अर्थ संतरे की तरह दिखती है, जिसको हम जियोइड शेप भी कहते हैं, जिसके ऊपर और नीचे वाला हिस्सा फ्लैट आपको देखने को मिलता है। और ये बल्ज खाती है कहाँ पर? इक्वेटर के पास ये बल्ज खाती है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने फिर पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट करा था किसको? अर्थ रोटेशन को। उसके अलावा ग्रीक स्कॉलर 470 BC में कौन आते हैं अपने पास यहाँ पे? निकोलस
470 BC में भी ग्रीक स्कॉलर्स ने भी इसको प्रपोज करा था। 16th सेंचुरी में निकोलस कॉपरनिकस, उनकी एक थ्योरी आती है, थ्योरी का नाम था हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक का मतलब हो गया, हेलियो मतलब सन, सेंट्रिक मतलब सन सेंटर में है और बाकी प्लैनेट उसके क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और इसी ऑब्जर्वेशन को किसने सपोर्ट करा था, तो गैलीलियो गैली ने इसको सपोर्ट करा था। ठीक है, फिर 8 जनवरी 1851 को इन्होंने अप्रूव करा था पेंथन में, तो आप इसके साथ यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये बेसिक डेटा है, क्या कहता है, अर्थ अपने अक्ष पे घूमती है, हम सबको पता है, और कितने डिग्री पे टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। ठीक है, कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है 24 घंटे पे। क्या स्पीड है इसकी, तो 1670 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आपको देखने को मिलती है। डायमीटर देख लेंगे और ये सब आप इसके साथ पढ़कर खत्म करेंगे। ठीक है, अब एक देखो, मैंने अभी बोला था रिवॉल्व वाला मोशन 2 प्रकार के होते हैं, एक कौन सा होता है आपके पास, एक रोटेशन होता है, एक रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस की बात की जाए तो ये महात्मा गांधी जब कहाँ से वापस आए थे, याद करो, साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो 1893 से लेके 1914 तक वो कहाँ पर एक्टिव रहे हैं, वो एक्टिव रहे हैं कहाँ पर, अफ्रीका में। और अफ्रीका से जब वो वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो उस याद में हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये त्यौहार बाइनियल है। बाइनियली का मतलब हो गया कि 2 सालों में एक बार मनाया जाता है। तो सन 2015 से हम इसको 2 सालों में एक बार मना रहे हैं। ठीक है, और ये किन लोगों को डिनोट करता है, ऐसे लोगों को डिनोट करता है जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं। मतलब इंडिया का डायस्पोरा है ना, पॉपुलेशन ज्यादा है तो लोग भी ज्यादा हो गए ना, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको शो किया जाता है। ठीक है, तो ये हम सबको पता चल गया कि 9 जनवरी 2003 से इसे मनाया जा रहा है, क्योंकि गांधी जी कहाँ से वापस आए थे, इस तरीके से वापस आए थे। और गौर करना, ये पहली बार किसने घोषित करा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। और ये 18वां जो ये दिवस था वो कहाँ पर बनाया गया था, भुवनेश्वर उड़ीसा में, जिसकी थीम थी डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ठीक है, उसके अलावा प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी दिया जाता है। किनको दिया जाता है, तो याद रखना NRI, PIO और ऐसे लोग या ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं पर इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, इस तरीके से। और ये इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है जो किसको दिया जाता है, ओवरसी इंडियंस को दिया जाता है। ठीक है, चलिए लास्ट करंट अफेयर आपके पास आता है वर्ल्ड हिंदी डे। कब मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं। और जो नेशनल हिंदी डे है वो हम कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट करा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और ये कहाँ से ली गई थी, तो याद रखना है देवनागरी स्क्रिप्ट। और ये 8 जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो 8वां जो शेड्यूल है उसके अंदर 22 लैंग्वेजेस में से एक कौन सी आती है, हिंदी आती है। ठीक है, ये तो होगी अपनी हिंदी की बात। अब गौर करो वर्ल्ड हिंदी डे की। ठीक है, क्या एक्चुअली में हमें क्या करना है, अवेयरनेस फैलानी है लोगों में हिंदी लैंग्वेज को लेकर, और हिंदी स्पीकर्स जो भी हैं वर्ल्ड के अंदर उनके कंट्रीब्यूट को यहाँ पर देखना है। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था, 10 जनवरी 2006 को। कहता है इसका पहला यूज कहाँ पर किया गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ठीक है, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुकी हूँ। अगला कहता है आर्टिकल 343 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है कि हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट से आती है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1950 में। ठीक है, हिंदी चौथी बड़ी स्पोकन लैंग्वेज है ग्लोबली, जिसको 600 मिलियन स्पीकर बोल रहे हैं। गौर करना कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो आप याद रखेंगे मॉरिशस, सूरीनेम, ग्याना, ट्रिनिडैड और टोबैगो, ये आइलैंड्स है छोटे छोटे, और नेपाल। और फिजी की बात की जाए तो फिजी एक ओनली कंट्री आउटसाइड है इंडिया के बाहर जहाँ पे हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। किसके साथ, इंग्लिश और फिजियन के साथ। ठीक है, वहाँ पर फिजी हिंदी आती है। ये फिजी हिंदी का जन्म कैसे हुआ है बेटा, वहां पे जब इंडियन लेबरर्स क्या बनकर गए थे, इंडेंचर्ड सिस्टम के अंदर गए थे। इंडेंचर्ड का मतलब होता है बेटा कि आपको बंधुआ मजदूर, एक गलत वर्ड हो जाएगा, या आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कहां पर जाते हैं, किसी कंट्री पे काम करने जाते हैं, तो उन्हें इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। जहां पे भी आपको डाउट रहेगा वहां पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।